आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो तुम लोग? क्या चल रहा है जीवन में? कुशल मंगल? काफी लंबे गैप के बाद हमारी मुलाकात हो रही है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उस गैप में आप लोगों को कोई काम नहीं दिया था। मैंने काम दिया था ना कि एवरेज को ठीक से रिवाइज करना है। हाँ जी, किया तुम लोगों ने कि नहीं? ठीक है, कितने लोगों ने सच बताओ कि एवरेज को ठीक से रिवाइज किया, इस पीरियड का फायदा उठाया, और कितने लोग हैं वो मटर गश्ती कर रहे थे? ईमानदार रहो, ईमानदार रहो, ईमानदार रहो। ठीक है। सो कोई नहीं, आशा करता हूँ कि भविष्य को लेके सिंसियर हो, क्योंकि मैं बार बार यही बोलता हूँ कि या तो आप अभी 6 घंटे पढ़ाई कर लो, या बाद में 12 घंटे मजदूरी करनी पड़ती है। मजदूरी इन द सेंस कि जब आपके मन का काम आपको नहीं मिलता है ना, तो मजदूरी ही हो जाती है, कुछ भी हो। आप जैसे लेट्स से सरकारी नौकरी पाना चाहते हो, एएसओ बनना है या फिर इंस्पेक्टर बनना है, जब आपको आपके मन का काम मिल जाता है ना, तो वो घंटे पता नहीं चलते हैं। जैसे मुझे पढ़ाने का शौक है, करा लो जितना काम कराना है, ठीक है, खूब काम करता हूँ मैं, पता नहीं चलता है। लेकिन जब आपके मन का काम नहीं होता है ना, तो मजदूरी हो जाती है। ठीक है, कोई मजदूरी अपने मन से नहीं करता है, मजबूरी में करता है। तो ऐसा ना करो, सीरियस हो जाओ लाइफ में। हमेशा थोड़ा बहुत इस सब चीज़ों के बारे में सोचते रहना है आपको, कि आपको अगर भविष्य अपना शानदार बनाना है तो अभी कष्ट उठाने पड़ेंगे। ठीक है, ओके। सो आई थिंक एक बार क्वेश्चन नंबर आप बताओगे कितने सवाल हो गए? आई थिंक 44 हमने कर लिए थे, 44 तक हो गया था। सो हमें 45 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 45 करेंगे, तो सवाल पढ़ते हैं और करेंगे। इसके अलावा भी मुझे एक्स्ट्रा क्लास की नीड पड़ेगी बेटा, तो एवरेज जब खत्म होगा तभी अगला टॉपिक शुरू करेंगे, तो परेशान मत होना, छोड़ नहीं दूंगा आज। एवरेज खत्म होने के बाद अगला टॉपिक आएगा, तो आज कोशिश करते हैं जितना ज्यादा से ज्यादा सवाल कर पाए। रिक्वायरमेंट होगी तो कल भी एक सवाल, एक क्लासेस की और लेंगे। एवरेज एज 3 लड़कों की 16 साल है। जो रेशियो है उनके औसत, उनकी उम्र का, वो 4, 5, 7 का है। आपको बताना है कि जो एज है यंगेस्ट बॉय का वो कितना है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है सभी से, जो भी लोग अभी डाउट रेस कर रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, पहले कुछ सवाल कर लें तो मुझे, ठीक है। और जनरल क्वेश्चन तो बिल्कुल मत पूछिए ऐसे कि तैयारी कैसे करें, पढ़ाई नहीं हो रही है, ये सब क्लास के अंत में, बीच में नहीं, बीच में बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आपकी बुक कब तक आ जाएगी, ये सब सवाल क्लास के अंत के हैं बेटा। मैंने क्या बोला है, क्लास में आने के 15 मिनट पहले आंख बंद करके बैठ के खुद को यही समझाना है कि क्लास में तमीज से पढ़ना है, बस, और कुछ नहीं। तो ये सब सवाल भटकाव वाले प्रश्न है, अभी इनका उत्तर मैं नहीं दूंगा। ठीक है, पढ़ो। तो देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है कि यंगेस्ट बॉय जो है उसकी उम्र कितनी है। अब अगर मेरे पास औसत मुझे 4, 5, 7 का दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, यंगेस्ट बॉय का मतलब ये हो गया 4। ठीक है, अब आपने बचपन में जो पढ़ा उसी तरीके से कर लो कि आप कहोगे इसको मानेंगे 4 के, 5 के और 7 के। इनका जब आप औसत निकालोगे तो क्या होगा, 4, 5, 9, 7, 16/3, ये औसत हो गया। और ये औसत मुझे कितना दिया है, 16 साल दिया हुआ है। तो 5, 4, 9, 7, 16, 16 के बटा 3 कितना हो गया आपका, 16 के बराबर हो गया। के की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 3। और के अगर 3 हो गया तो हम कहेंगे कि जो यंगेस्ट बॉय होगा, यंगेस्ट बॉय दिख रहा है ना आपको, 4 वाला होगा, उसका मैग्नीट्यूड सबसे कम है। तो यंगेस्ट बॉय की उम्र जो बनेगी वो 4 के बनेगी। 4 × 3 कितना हो गया, 12 साल, 12 ईयर्स, राइट। अब जब आप रेशियो पढ़ लोगे तो इसमें थोड़ा सा तेजी आ जाएगी आपके अंदर। आप के नहीं लिखोगे, आप कहोगे 5, 4, 9, 7, 16, मेंटली ऐसे सोचोगे आप। 16/3 औसत हो गया, 4, 5, 9, 7, 16, 16/3, और ये 16 के बराबर है, तो यहां से कहोगे आप 1 यूनिट 3 के बराबर है, तो हमारा 4 यूनिट जो है 4 3 12 के बराबर है। रेशियो में और एक्सप्लेन करूंगा इसको, ऐसे हो गया। दैट्स हाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, क्लियर है? अब देखो, एवरेज की अगर आपको छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है तो एक चीज हमेशा सोचते चलो, जिसका ऑप्शन में फायदा हो या ना हो। ठीक है, जैसे 16 साल औसत है, लोवेस्ट 4 है, हाईएस्ट 7 है, तो ये 4 वाला जो होगा ना लोवेस्ट, ये 16 से छोटा होगा। आंसर मेरा 16 से छोटा होगा, इससे उत्तर नहीं मिलेगा। 16 से छोटा 3 ही उत्तर है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, बट एटलीस्ट ये नहीं होगा। ये थॉट प्रोसेस डेवलप करना भी आप शुरू कर दीजिए अपने अंदर। एवरेज मैंने बोला है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के बीच में कहीं होता है। तो अगर औसत मेरा 16 है तो स्मॉलेस्ट वाला 16 से छोटा होगा। 16 से छोटा 3 ऑप्शन हो सकता है, कोई बात नहीं, एक एलिमिनेट हुआ। बट ये एटीट्यूड बिल्ड होता रहेगा आपका कि ऑप्शन कैसे एलिमिनेट होते हैं, ये चीज दिमाग में चलेगी तभी। 4 का मल्टीपल 2 ऑप्शन है बेटा, कैसे लगाओगे आप 4 का मल्टीपल? ये मल्टीपल वगैरह जो अप्रोचेस है ना, ये जो मैं रेशियो पढ़ाऊंगा उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं, अभी मत देखो, अभी मत देखो। ठीक है, क्लियर और नॉट? पहली बात तो 4 के मल्टीपल 2 ऑप्शन है, बिल्कुल सही। दूसरा, मल्टीपल में धोखा भी हो जाता है कई बार, तो अभी जब मैं पढ़ा रहा हूं, जब मैं रेशियो पे आऊंगा तब मैं बात करूंगा कि मल्टीपल पे धोखा कहां कहां हो सकता है, नहीं हो सकता है। आंख बंद करके ऐसे नहीं होता है कि 4 का मल्टीपल, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो वी नीड टू बी लिटिल केयरफुल, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा जब मैं बात करूंगा रेशियो की। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। ओके, एवरेज एज की बात हो रही है। देव, नीरज और पीयूष के 7 वर्षों में ये कह रहा है 65 साल होगी। 7 ईयर्स हेंस का मतलब समझिएगा। 7 ईयर्स हेंस का मतलब होता है, 7 ईयर्स हेंस का मतलब होता है कि जिस टाइम स्टैम्प पर हो आप, उससे 7 साल बाद की बात हो रही है। 7 साल बाद, अभी से 7 साल बाद की बात हो रही है।
तो कह रहा है कि जो एवरेज एज होगा देव, नीरज, पीयूष का 7 साल के बाद वो 65 साल होगा। देव की जो प्रेजेंट एज है वो 11/18 है, जो कि सम है प्रेजेंट एज का नीरज और पीयूष का। आगे कह रहा है कि जो रेशियो है प्रेजेंट एज का पीयूष और नीरज का वो 19:8 है। आपको बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ देव एंड नीरज। 2-3 बातें मुझे करनी है। अच्छा, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी जो डाउट पोस्ट किए जा रहे हैं, बेटा पहले आज का क्लास पढ़ा लेने दो मुझे ना। क्लास की शुरुआत में अगर हम आपके डाउट्स लेने लगेंगे ना तो फिर क्लास में कोई डिस्कशन नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको लास्ट के लिए रखा है। अगर जरूरत पड़ती है तो एक्स्ट्रा टाइम भी देता हूं मैं, ठीक है। पहले आप अभी की क्लास में फोकस करिए, वरना क्या होगा, आपको अभी की क्लास से बहुत सारे डाउट क्रिएट हो जाएंगे कि अभी आप पढ़ नहीं रहो, ध्यान नहीं दे रहे हो अभी, ठीक है। एग्री मेरी बात प्लीज। तो एजेस, चूंकि एजेस की बात हो रही है तो एजेस में कुछ बेसिक बातें हैं जो आप सुन लीजिएगा। जैसे मैंने कहा मेरे पास 3 लोग हैं, मान लिया ए, बी और सी। तो एजेस में जो बहुत छोटी सी बात है जो जानने की जरूरत है, एवरेज प्रैक्टिस है, उसको समझिएगा। मैंने कहा मेरे पास 3 लोग हैं ए, बी, सी। इनकी उम्र मैंने लिखा मान लिया 10 साल है, इसकी मैंने लिखा 12 साल है, और इसकी मैंने मान लिया लिखा कि 14 ईयर्स है, 14 साल। ये हम मान लेते हैं अभी की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है, राइट नाउ, ठीक। अब मैं कहता हूं मान लिया 10 ईयर्स हेंस। अगर मैं 10 ईयर्स हेंस की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, सबकी जो उम्र है उसमें 10-10 साल जुड़ जाएगा, तो ये 20 बनेगा, 12-10 22 बन जाएगा, और 14 और 10 कितना बनेगा, 24 बन जाएगा। एक बात और देखिएगा, यहां अगर मैं एवरेज कैलकुलेट करूं तो 10, 12, 22, 14, 36/3 कितना हो गया, 12 साल हो गया। मजेदार बात क्या है, 10 साल बाद अगर जाओगे तो चूंकि सब में 10-10 जुड़ रहा है, तो इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 10 सालों के बाद जो औसत होगा ये 12 के बजाय 22 हो जाएगा, क्योंकि सब में क्या होगा, 10 साल बाद जाओगे सब में 10-10 जुड़ जाएगा, तो 12 के बजाय 22 हो गया। ऐसे ही मैं आपसे बोलूं कि मान लिया 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले चला जाऊं, तो आप अलग अलग ना लिखने के बजाय इनका औसत लिख सकते हो कि यहां 12 है, 10 साल पहले जाएंगे, अगर इन्हीं तीनों का औसत निकालूं तो औसत मेरा कितना हो जाएगा, 2 ईयर्स, 2 साल हो जाएगा। तो ये छोटी सी बात समझनी है। दूसरा, एज में एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बी और सी के बीच का अंतर, मान लिया हम देख रहे हैं यहां पर बी और सी के बीच का अंतर कितना है, 2 साल का है। यस, ये 2 साल का अंतर हर जगह रहेगा। क्यों? जैसे मान लिया आपकी और मेरी उम्र में मान लिया 4 साल का अंतर है, 10 साल बाद कितना रहेगा, 4 साल का ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। 20 साल बाद भी 4 साल का अंतर रहेगा। तो 2 लोगों की उम्र का जो अंतर होता है वो हमेशा सेम होता है। तो यहां पर लिख लीजिए आप, डिफरेंस बिटवीन एजेस रिमेन्स सेम। 2 लोगों की बात करेंगे, उनके बीच में उम्र का जो अंतर होता है वो सेम रहता है, कहीं भी कर लो आप, क्योंकि दोनों में बराबर बराबर साल जुड़ जाएंगे, अंतर तो सेम रहेगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां मैंने क्या बोला कि अगर आप 10 साल बाद की बात करोगे तो सब में 10-10 साल जुड़ जाएंगे। एवरेज की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने कि सारे ऑब्जर्वेशंस में अगर मैं एक्स जोड़ दूं तो मेरा औसत एक्स से बढ़ जाता है। सब अगर 10-10 से बढ़ जाएंगे तो मेरा औसत क्या होगा, 10 से बढ़ जाएगा तो 12 के बजाय 22 हो जाएगा। यही मैंने बोला कि अगर मैं कहूं कि 10 साल पहले मुझे औसत चाहिए, तो अभी मेरा औसत 12 साल है, 10 साल पहले जाओगे तो सब में 10-10-10 कम होगा, औसत भी 10 से कम हो जाएगा, तो 12 के बजाय 12 - 10 2 हो जाएगा। ये छोटी सी बात है, बस यही बोला है मैंने आपको। अब आते हैं जरा इस सवाल को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या जानकारी दी गई। तो देखो यहां पर कह रहा है 7 साल के बाद 65 साल औसत होगा, 7 साल के बाद। तो मेरा इंटरेस्ट यह है कि भाई ये देव हैं, ये नीरज हैं, और ये हमारे पीयूष साहब हैं। 7 साल बाद 65 है, अभी कितना होगा बताओ? आप कहोगे 65 - 7 कर लो, कितना होगा, 58। तो क्या अभी औसत 58 होगा, 58 होगा? यस। अब देखो क्या कह रहा है, देव की जो प्रेजेंट एज है वो 11/18 है, प्रेजेंट एज जो नीरज और पीयूष की है। तो अगर मैं नीरज और पीयूष को 18 मान लूं तो ये 11 होगी। ये रेशियो की बात हो रही है, अभी ध्यान से देखिएगा। मैंने इसको 18 माना, नीरज और पीयूष को कंबाइंड, तो देव 11 होगा, क्योंकि दिया हुआ देव 11/18 है, प्रेजेंट एज इसका टोटल 58 है। आगे देखो, कह रहा है कि रेशियो जो प्रेजेंट एज है पीयूष और नीरज का, रेशियो 8 है। तो पीयूष को अगर मैं 19 दूं तो नीरज हमारा कितना है, 8 है। अब इसकी एक बैलेंसिंग हमें बिठानी पड़ेगी, और बैलेंसिंग कैसे बैठेगी देखो। आप कहोगे इनका टोटल मुझे मिल रहा है 27, यहां इनका टोटल कितना मिल रहा है, 18। मुझे इन दोनों को सेम करना है। आप कहोगे इसको 3 से गुणा कर लेते हैं, 18 × 3 = 54 हो गया। यहां 27 को 54 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। मामला देखो कहां पहुंच गया, मामला पहुंच गया कि जब ये दोनों का टोटल 54 है, यहां भी 54 हो गया। तो बात क्या बन गई कि देव मेरा 33 है, नीरज मेरा 16 है, 16, और ये जो पीयूष है मेरा 38 है। मैंने बैलेंसिंग करी और ये वैल्यू मुझे मिल गई। रेशियो कितना मिला, 33, 16, 38 का रेशियो। अब आगे सारी कहानी हो जाएगी। आपसे पूछ रहा है कि डिफरेंस बताना है देव और नीरज की उम्र का, देव और नीरज की उम्र का अंतर ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो रेशियो का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं या फिर आप एक्स मान के भी कर सकते हो। आप जैसे कहोगे कि ये हमारा 33 है, इसको मैं बोल सकता हूं कि ये 33x है। ये मेरा 16y है, इसको मैं 16y बोल सकता हूं, प्लस 16y नहीं 16x, रेशियो है ना, इसको मैं बोल सकता हूं 38x। इनका जो टोटल होगा, क्योंकि 58 मेरा औसत है, ये 58 × 3 के बराबर हो गया।
ठीक है, ये हो गया 49 और 38, कितना हो गया 49 38, 87x इज इक्वल टू 58 इंटू 3, 29 दूना 58 होता है, 29 3 87 होता है, 3 से 3 कट गया, आपकी x की वैल्यू 2 आ गई। अगर x की वैल्यू 2 आई, देखिए बेटा जितने भी लोग मल्टीपल में जा रहे हैं मुझे पता है आप एक बार तैयारी कर चुके हो, अभी एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे फोकस करिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको नहीं पता 17 के कितने मल्टीपल आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये फंडामेंटल बैच है, मेरे को ऐसे बेसिक से पढ़ाने में तो मान के चला तुम्हें रेशियो भी ठीक से नहीं आता है, इसलिए मैंने x मान के लिखा है। तो आप कोशिश करो कि सवालों को एग्जैक्ट निकालो अभी फिलहाल, बाद में सारी अप्रोचेस पे जो नए बच्चे उनके लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, घबराना मत कि कोई बोल रहा है मल्टीपल होगा तो आप घबरा जाओ, नहीं घबराने का कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि ये धोखा भी होता है इसमें, वो धोखा भी इनको भी पता नहीं है, इनको धोखा दिखाऊंगा मैं रेशियो प्रोपोर्शनल तो मेरी आंखें खुलेंगी, ठीक है, जान निकाल दूंगा मैं तुम्हारी, ठीक है, कि कैसे मल्टीपल फेल हो जाता है कई बार। हाँ जी, तो अभी पूरा ज्ञान है नहीं तुमको, दूंगा, आ जाओ। अब ये x की वैल्यू 2 आ गई, अब x 2 आ गया तो मुझे देव और नीरज में अगर अंतर चाहिए तो एक 33x है, एक 16x है, 33 माइनस 16 कितना हो गया 17x, अब 17x हो गया 17 इंटू 2 बराबर 34। तो जिन लोगों ने भी बोला कि भाई चूंकि इन दोनों का अंतर में 17 आ रहा है तो मेरा आंसर 17 का मल्टीपल होगा, तो मेरा आंसर 34 होगा, ये महज एक संयोग है कि आपका 34 उत्तर है, ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि जो x की वैल्यू है वो 2/17 भी तो हो सकती है। मैं बता रहा हूं गलत क्या है, आपने कहा 33 और 16 का अंतर क्या होता है 17 होता है, 17 इंटू एक्स करना है, आप ये मान के चल रहे हो कि x मेरा इंटीजर ही होगा, ये मान के चल रहे हो आप, तो आप कह रहे हो 17 का मल्टीपल होगा, मैं कह रहा हूं x की वैल्यू अगर इतनी आ गई तो क्या कर लोगे, 17 से 17 कट जाएगा, तुम्हारा आंसर 31 साल हो जाएगा। तो हमें यह सोचने की आवश्यकता जरूर है कि ये 17 कब कट सकता है या नहीं कट सकता है, गलत हो सकता है सवाल, आपका 31 भी उत्तर करेक्ट हो सकता है, ऐसा डेटा दिया जा सकता है। तो सिर्फ ये बोल देना कि भाई 17x है तो मेरा आंसर 17 का मल्टीपल होगा, ये महज एक नादानी है। अब उस नादानी से उत्तर सही हो जाता है तो आपको लगता है आप करेक्ट हो, जैसे 16/64 है, 6 और 6 काटा 1/4 आ गया और आपको लग रहा है ये सही है। अगर कभी 15/51 आया और तुमने ऐसे काटा तो तब तुम्हारा उत्तर एक आ जाएगा, तब गलत हो जाओगे आप। मैं ये कह रहा हूं कि ये चीजें 99.99% सही हो जाती है क्योंकि एग्जामिनर इतना सोचता नहीं है, सोचता नहीं है, वो मल्टीपल ही देता है, एक्स अक्सर मल्टीपल इंटीजर होता है, तो एक्स अक्सर इंटीजर होता है, इसलिए आपको ये सच लगने लगता है कि हमेशा ऐसा होगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए पूरी बात जानो, पूरी बात जानने के बाद आप 99.99% चांस के साथ 17 का मल्टीपल लगाओ, ना कि 100% चांस के साथ, 99.99% चांस के साथ, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम यू हैव, डिपेंडिंग ऑन एक्सपोजर जो आपको मिलेगा सवालों को करते हुए, आप कहोगे हाँ ठीक है ये कहां इतना सोचते हैं, तो चलो ठीक है 17 का मल्टीपल लगा देते हैं, बट आपको पता है कि देयर इज ए 0.01% रिस्क, ये पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि धोखा कभी भी हो सकता है। या तो कुछ और फर्दर एनालिसिस करो कि 17 नहीं कटेगा, इसकी गारंटी तुमने दी नहीं, 17x देख के तुमने ये मान रखा है कि x हमारा 1/17 लेके आ ही नहीं सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, ठीक है, तो ये पूरी बात लोगों को पता नहीं है, लेकिन तुम मुझसे पढ़ते हो तो मैं बताऊंगा ये बात, ठीक है। एनीवे ये सवाल आपका हो गया एजेस का, एजेस बेस्ड क्वेश्चन था एवरेज का। 45 सवाल देखिए, 47 सवाल, ओके, जिनको क्लियर नहीं हुआ वो स्क्रीनशॉट लेके रखें, क्लास के अंत में पूछें, ठीक है। एवरेज एज 200 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप में 83.3 दिया हुआ है, 42% स्टूडेंट क्या हैं लड़के हैं, बॉयज हैं, और बाकी क्या हैं लड़कियां हैं। अगर रेशियो एवरेज एज बॉयज और गर्ल्स का मुझे दिया है 11:13, तो आपसे कह रहा है कि एवरेज एज इस पूरे ग्रुप का अप्रोक्सीमेटली, गर्ल्स का अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, ये मुझे बताना है। अच्छा सवाल है ये, तो देखो समझना इस सवाल को, 200 स्टूडेंट है उसमें 42% लड़के हैं, अब 42% अगर लड़के हो गए बॉयज हो गए, तो आप बताओ गर्ल्स कितनी है, आप कहोगे गर्ल्स हो गई 58%, इज इट ट्रू। अगर मैं बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकालने बैठ जाऊं तो आप कहोगे रेशियो हो गया 42:58, चाहो तो ऐसे रहने दो, चाहो तो आप काट लो, 21 और 29 भी आप इसको लिख सकते हैं। अभी उत्तर नहीं आया। अब हमें क्या क्या जानकारी दी है देखते हैं। हमें यह दिया है कि जो औसत है उसका अनुपात 11 और 13 है गर्ल्स और बॉयज का। तो अगर मैं एवरेज पे आऊं यहां पर तो मैं क्या लिखूंगा कि गर्ल्स का एवरेज अगर आप मान लो 11x है तो बॉयज का एवरेज 13x है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये एवरेजेस दिए हैं अलग अलग, और ये इनका क्या है वेट रेशियो है, या फिर हम कहें क्वांटिटी रेशियो है, वेट रेशियो भी हमें प्रोवाइडेड है। ओवरऑल औसत भी हमें दिया हुआ है 83.3 प्रोवाइडेड है, कि ओवरऑल औसत ये 43.3 है, ओके, ओवरऑल औसत दिया हुआ है। तो अब यहां पर आपको ना वेटेड एवरेज का फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिविजुअली मुझे वैल्यू नहीं पता है कि मैं डिफरेंस निकाल के डेविएशन निकाल लूंगा। गर्ल्स का 13 है, अच्छा बॉयज और गर्ल्स का उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है कोई बात नहीं, करेक्ट कर लेते हैं इसको 11 कर लो, इसको 13 कर लो, 11x 13x कर लो, ठीक है करेक्ट कर दिया। हाँ जी सौरभ जी पहले पढ़ लो, ये सवाल तो बाद में पूछ सकते हो कि नहीं है, पहले पढ़ लो, अभी मास्टर जिंदा पढ़ा रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं है, किताब से मतलब है खाली बस। अर्जुन बनो, ठीक है, किताब करें तो अंत में भी पूछ सकते हो, बता देंगे, अभी नहीं। 11 इंटू 21, 11 करना, अब इसको मल्टीप्लाई, देखो वेटेड एवरेज डेविएशन निकाल नहीं पाएंगे बिकॉज अलग अलग दिया नहीं हमको, ठीक है। कमेंट ऑफ करके टीचिंग करें, मजा ही नहीं आएगा फिर तो, रिकॉर्डिंग देख लो उससे अच्छा।
अगर मैं कमेंट बंद कर दूंगा ना बेटा तो मुझे क्लास का फ्लो पता नहीं चलता है, तो फिर वो रिकॉर्डिंग इससे बढ़िया तो रिकॉर्डिंग देख लो मेरी, है ना। कमेंट ऑन रहेगा, आप जिम्मेदार बन जाओ थोड़ा ना प्लीज, ठीक है। हाँ जी, सो 11 एकन्नम 11 हो गया, 11 दूना 22, 23 हो गया, 231 एक्स प्लस ऐसा ना A1W1 A2W2, तो किसी भी चीज को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो उसका सम बीच में लिख सकते हो, तो एक तरीका ही होगा। अब 13 को 29 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या तरीका होगा मेंटली, 13 इंटू 29, 29 का मतलब होता है 30 माइनस 1, ऐसे सोचते हैं। 29 को 30 माइनस 1 सोचो, फिर 13 इंटू 30 कितना हो गया, 390 माइनस 13, 8 में से 1 गया 7, 377, तो ये हो गया आपका 377x डिवाइडेड बाई, इन दोनों का टोटल 50 हुआ, 50 लिखे यहाँ पर, और यहाँ पर वैल्यू आ रही है 83.3, औसत आपको दिया हुआ है 83.3, ऑलराइट, ओके, क्लियर है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, मुझे क्या करना है, इसका टोटल करना है, टोटल कर लेते हैं, 7 1 8, 7 3 10, 3 2 5, 608 आ रहा है, ठीक है। 608 x अपॉन 50 इज इक्वल टू 83.3। मुझे क्या निकालना है, मुझे 13x की वैल्यू चाहिए, मुझे 13x निकालना है। 50 से इसलिए डिवाइड किया बेटा क्योंकि फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है मैंने, A1W1, ये फॉर्मूला याद है आपको, A1W1 प्लस A2W2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2, ये फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है, उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया मैंने और कुछ नहीं किया, रेशियो ऐसे कैलकुलेट किया। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखना, आप बहुत ध्यान से देखना, आप कहोगे 50 से जाके फिर मुझे इधर गुणा करना है, आप कहते इससे अच्छा इसको 100 रखते ज्यादा अच्छा होता, मैं भी कहता हूँ बात तो सही है। ये हो गया 1216, लिख लें इसको, ठीक है, डबल कर लेते हैं दोनों को, तो यहाँ 100 बन जाएगा, तो ये 83.3। अब इंटरेस्टिंग बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सिर्फ फॉर्मूले मत रटो, थोड़ा दिमाग भी लगाओ। यहां इसको 100 रखने में फायदा था, अगर आप पहले ये विजुलाइज करो कि डिनोमिनेटर में 50 लाएं या 100 लाएं, क्या फायदेमंद है, 100 लाना फायदेमंद है, क्योंकि 83.3 इधर है, 100 से गुणा होकर सीधे 8330 बन जाता। तो बेहतर है इसको ऐसे लिखो, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं थी, हो रहा है तो भी मत करो, ठीक है, क्लियर है नॉट। तो अब मेरी कैलकुलेशन ये है, मैं अगले पेज में जा रहा हूं इस कैलकुलेशन को लेके, और ऐसे लिखूंगा 1216x इज इक्वल टू 8330, 100 से गुणा कर दिया मैंने इधर। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है 13x। अब मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, यहां मैं सिखाने जा रहा हूं, तुम्हें अप्रोक्सीमेशन ध्यान से सुन लो। ऑप्शंस देख रहे हो, 65 52 89 117। आप मुझे बताओ x की वैल्यू क्या आएगी यहां से, आउट ऑफ गिवन ऑप्शन अगर मुझे मार्क करना हो तो आप कहोगे 1216 यहां आया, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है 13x, तो अल्टीमेटली वैल्यू होगी मेरी 13 इंटू 8330 बटे 1216। अब मैं कुछ दिमाग से समझाता हूं और समझ लो, सोच लो, ऐसे आसानी से वैल्यू आ जाएगी आपकी। आपको 13 8 104 होगा, 12 9 108, वी कैन क्लियरली सी कि मेरा आंसर जो है 90 के आसपास है। या ऐसे आप विजुलाइज करो कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1300 बटे 1216 इंटू 83.3, ये जो वैल्यू है ये कितनी आएगी आप बताओ। आपको अगर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, पॉइंट कितना बचेगा, 84। आपको बेस्ट केस में ये वैल्यू पॉइंट में अगर जाएगी तो थोड़ी सी जाएगी, 1.0 समथिंग, ठीक है, 1.0 समथिंग, राइट, लाइक दिस। तो अगर आप मल्टीप्लाई करने भी जाओगे इस वैल्यू को तो 83 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, दैट विल बी 90 के अराउंड, ऑप्शन के हिसाब से 90 के अराउंड मेरी वैल्यू आ जाएगी। आंसर हो गया मेरा सी। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन में ऐसे नहीं फंसना है हर जगह, थोड़ा सा अनुमान लगाना है और अनुमान से बात बनेगी। जब मैं आपको परसेंटेज सिखाऊंगा तो मैं आपको और मजेदार चीज सिखाऊंगा, ठीक है, और मजेदार चीजें सिखाऊंगा। अगर आप ये एस्टिमेट लगा लो, पहले देखो 1216 एक बार गया, 1216 बचा, 84 बचा, 84 के बाद मैंने कहा एक दशमलव लगा लेते हैं, दशमलव लगाया तो क्या हुआ, 0 आया, ओके क्लियर। तब भी बात नहीं बनी तो फिर एक 0 उतारा, 84 से हो गया। अब मुझे पता है ये 12 7 84 लगभग ऐसे जाएगा। जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो वैल्यू आपकी आई ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली 7% है इंक्रीज, इसका मतलब है अप्रॉक्सीमेटली 7% का इंक्रीज। तब मैं कहूंगा कि 83.3 7% से लगभग बढ़ जाएगा। अगर आप और करीब जाके देखना चाहते हैं, इसका 7 गुना क्या होगा, 7 8 56, आप कहोगे 6 के आसपास। ये मेंटल कैलकुलेशन का तरीका है, 7 8 56 है, थोड़ा सा और है, 7 से गुना करोगे, मैं कह रहा हूं 6% के आसपास, 6 के आसपास वैल्यू बढ़ जाएगी, और 6 के आसपास अगर वैल्यू बढ़ी तो ये वैल्यू 89 के आसपास आ जाएगी। ये अप्रॉक्सीमेशन है। कुछ लोग कह रहे हैं ऑप्शन अगर बहुत करीब होंगे तो, बेटा देखो दो चीजें, अगर आप यही मान के चलोगे कि सारे ऑप्शन हमेशा बहुत करीब होंगे तो फिर आप कभी अप्रॉक्सीमेशन लगा ही नहीं पाओगे। बट क्या एग्जाम में ऐसा होता है, नहीं। तो आप 10th बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे हो, राइट, ये अप्रॉक्सीमेशन इवन कैट लेवल तक के एग्जाम में चल जाते हैं। तो आपको ये सीखना है, ये दिमाग में फर्जी फियर क्रिएट मत करो कि एग्जाम में ऑप्शन ऐसे आएगा 89.1 89 89.01, ऐसे ऑप्शन कभी नहीं आते हैं, ठीक है। तो आपको ये सीखना है कि मैं कैसे अप्रॉक्सीमेट करूं। अभी मैंने यहां पर एक ऐसी बात बताई तो शायद कुछ लोगों को नहीं पच रही होगी, कोई बात नहीं,
मैंने बोला कि ये वैल्यू लगभग 1.07 गुना होगी, जिसका मतलब होता है 7% का इंक्रीज। ये कहानी तुम्हें समझ में आएगी परसेंटेज में, बट अभी तुम्हारे दिमाग में डाल दे रहा हूं बस, ठीक है, कि हाँ कुछ तरीके होते हैं कैलकुलेशन करने के, और ये चीज आप मेंटली कर पाओगे, ये लिखना नहीं पड़ेगा आपको, यू नीड नॉट टू राइट इट, आप इसको मेंटली कैलकुलेट कर पाएंगे, आप इसकी चिंता ना करें। तो बहुत कुछ सिखाऊंगा, ये आर्ट ऑफ कैलकुलेशन है, बट अभी बस बोल दिया है, ध्यान रखना, बाकी देखेंगे। बाकी तो मैंने ये कैलकुलेशन है, अगर आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है बेटा तो फिर डिवाइड कर लो आप, अगर आप इसको ऐसे कैलकुलेट करना चाहते हो तो इसको 1216 से डिवाइड करो, वो पहाड़ा पढ़ के 13 से गुणा कर लेना, 89 के आसपास आ जाएगा, बट एग्जाम में ऐसा करना नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 जी। और यहाँ कैलकुलेशन ऐसे आसान थी बिकॉज ये ऑप्शन बहुत दूर है, 117 बहुत दूर है, तो ये तो होना ही होना है। दूसरा एक और फंडा है जो आप यहाँ थोड़ा सा समझ सकते हैं, अगर देखना चाहें तो, कि हमारा जो आंसर है वो कैसे होगा अगर हम रेंज की बात करें। थोड़ा समझाता हूं मैं, देखिएगा, बॉयज कितने हैं 42, गर्ल्स कितने हैं 58, ओके, ये रेशियो दिया हुआ है आपको, ये औसत आपको कितना दिया हुआ है 13x दिया हुआ है, 11x दिया हुआ है, 11 एंड 13, ठीक है, ये 11x है और ये वैल्यू आपको दी है 13x। ये मुझे बोला गया है कि जो हमारा एवरेज है यानी औसत है वो 83.33 है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं जिसका उत्तर आपको देना है। अगर मेरे पास दो संख्याएं हैं जिनका औसत मुझे दिया हुआ है और इनका हमने एक औसत निकाला जो कि 83.3 आया, इन दोनों में से कौन सा वैल्यू बड़ा है जरा बताओ, 11x या फिर 13x? आप कहोगे 13x बड़ा होगा, तो 13x की वैल्यू डेफिनेटली 83.3 से बड़ी होगी, ये चीज क्लियर है। 11x की जो वैल्यू होगी वो 83.3 से छोटी होगी, क्योंकि एक वैल्यू एवरेज से छोटी होगी और एक वैल्यू एवरेज से बड़ी होगी। एटलीस्ट ये आइडिया हमें पहले लग जाएगा, ठीक है, क्लियर। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये देख के ये बोल दिया कि भाई मेरा जो आंसर है वो मेरा आंसर, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हम ये देख के बोल देंगे आंसर मेरा ये नहीं, इससे बड़ी दो वैल्यूज, आप कहोगे दो उत्तर नहीं हो सकते मेरे, ये बात आपकी सही है, कि गर्ल्स का एवरेज 83.3 से बड़ा होगा, बट ये कितना बड़ा होगा, ये कितना बड़ा होगा, ये ऐसे ओरली नहीं बोला जा सकता है, ठीक है, कि ये 89 होगा या 117 होगा, वी कांट से। मल्टीपल वाले तो कहेंगे सर 117 लगाओ ना, 13 का मल्टीपल है तो डी होगा, ठीक है, गलती से मत लगा देना, गड़बड़ा जाओगे, गलत है वो, उत्तर तो 89 आ रहा है। तो ये नहीं बोल सकते हो बेटा आप कि 13x है तो 83.3 से बड़ा होगा, दो ऑप्शन बड़े हैं, वी कैन नॉट से कि 117 करेक्ट है, तो वी हैव टू इंटर इनटू फर्दर एनालिसिस, थोड़ा मेहनत ज्यादा है, ठीक है, तो आपको यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ा सा घुसना पड़ेगा, ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ 89 उत्तर पता है तो फिट मत करो आंसर। कुछ लोग को उत्तर पता लग रहा है तो कैसे भी करके कोई लॉजिक से फिट कर देंगे, 13x89 ही होगा, ठीक। अभी मान लिया 117 होता तो लोग कहते हाँ मल्टीपल ही होना था, वो तो मुझे पहले से पता था। तो आंसर जब पता होता है ना तो फिट करना आसान होता है, बिकॉज हमें लॉजिक फिर कुछ ना कुछ हम बना ही लेते हैं अपना, बट ऐसा नहीं है। हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि मेरा आंसर 13x से बड़ा है और कुछ नहीं बोल सकते, वी कांट से एनीथिंग एल्स, ठीक है, और हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन अगर समझ में नहीं है तो बेटा एक दिन में समझ में आता भी नहीं है, अप्रोक्सीमेशन की कहानी लंबी चलती है, जब परसेंटेज कर रहे होंगे तब आपको अप्रोक्सीमेशन समझ में आएगा ठीक से। तो अभी बस देखते रहो, समझ में आए या ना आए कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, मेथड समझ में आ रहा है, ट्रेडिशनल तरीका समझ में आ रहा है ना, बस ठीक है। अप्रोक्सीमेशन तो एड ऑन है जो मैं दे रहा हूं अभी, कि देख लो, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 48, ओके, क्लियर। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 780 व्हिच आर डिविजिबल बाय 70? हमें ये कहना है कि भाई मुझे उन सारे नंबरों का औसत चाहिए जो 17 से डिवाइड होते हैं 250 से 780 के बीच में। अब इस क्वेश्चन का आंसर 100% 17 का मल्टीपल ही होगा, ना ये है ना ये है ना ये। क्यों बोला मैंने? आप ये करो कि मैं जितने नंबर लूंगा वो 17 के मल्टीपल होंगे, मे बी 17 इंटू A1, 17 इंटू A2, 17 इंटू A3। आप बताओ मुझे, इट्स लाइक कि मेरे पास जितने भी नंबर हैं वो सब 17 के मल्टीपल हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, A1, A2, A3, AN, मेरा आंसर 17 का मल्टीपल होगा यहाँ पर, क्योंकि हम बात भी कर रहे हैं इंटीजर की, तो यहाँ फ्रैक्शन का कोई खेल नहीं है, यहाँ कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसके नीचे फ्रैक्शन आ जाए। तो हर अगर ऑप्शन में 17 का मल्टीपल है तो मेरा आंसर 17 का मल्टीपल होना चाहिए। कितने लोग कह रहे हैं यस, समझ में आ गया? ये भी बहुत बड़ा धोखा है बालक थोड़ा सुधर जाओ। अगर मैंने आपसे बोला मेरे पास मान लिया कि 17 है और मैंने यहां से A1, A2, A3 से लेके A17 तक के नंबर ही ले लिए कि ये 17 नंबर है और इनका तुमने एवरेज निकाला, 17 कट नहीं सकता क्या? पर कुछ भी करते हो तुम, सोचते ही नहीं हो बिल्कुल भी। अब यहां 510 करेक्ट होने का मतलब ये नहीं है, अब यूट्यूब पे ऐसे ही बढ़ा दिया जाएगा। मान लिया इसका उत्तर 510 सही है, मान लेते हैं, क्योंकि नीचे 17 नहीं बन रहा होगा, नीचे 17 नहीं बनेगा तो 17 का मल्टीपल होगा। ये हो सकता है वही केस हो सकता है उत्तर 510 सही हो,
यूट्यूबर ये बात तुमको नहीं बताएंगे, खा जाएंगे और तुम इसको रट लोगे, फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, होगे गलत। तो पहले हमें ये वेरीफाई करना बहुत जरूरी है कि कहीं नीचे 17 का मामला तो नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं 17 से ज्यादा नंबर है, ये दिख रहा है, बेटा तब भी तुम गलत हो सकते हो। यहां मान लिया 34 हो जाए तो 17 इंटू ढेर सारे नंबर नीचे 34 हो जाए, फिर क्या करोगे? 17 दूना 34, कट गया ना 17। तो आंसर 510 होने का मतलब ये नहीं है बालक कि इसको आप इस लॉजिक से बोलो कि भाई 15 17 से कटेगा ही, सॉरी 17 रहेगा ही रहेगा, बिना कुछ और चेक किए हुए। ये बात समझ में आ रही है? हवाबाजी नहीं करनी है। दुनिया में बहुत हवाबाज लोग हैं जो ऐसे रहते हैं, 17 का मल्टीपल होगा, लगा दिया डी ऑप्शन ठीक है ना? ऐसे लोगों को तो पानी पिलाया जा सकता है ऐसे ही, कुछ मत करो, कुछ मत करो। सिंपल सा, ये 510 मान लिया, करेक्ट भी हम करें, यहां पर नन लिख दो, या नन लिख दो, और सी ऑप्शन में लिख दो 595, वो ये लगा के आ जाएंगे 17 का मल्टीपल, जबकि उत्तर क्या है? नन। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट हवाबाजी में नहीं पढ़ाई करनी है, गहराई में पढ़ाई करनी है, सोच समझ के पढ़ाई करनी है। ये तरीके अगर आप रट के बैठे हो ना तो छोड़ दो इनको, ठीक है प्लीज। कि 510 करेक्ट है, आ गया तो ठीक है। मैंने बोला ना कि यहां कर रहे हो तुम, ये 16/64 1/4 होता है, बट कैसे? 16 चौके 64, ऐसे नहीं। तो ये अगर 1/4 आ रहा है, इसका मतलब बहुत खुश होने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि किसी दिन ऐसा होगा तुम्हारे पास कांड, तुम इसको 1 लिख के आ जाओगे, 5 से 5 काट दोगे, 1 आ जाएगा। समझे कि नहीं? तो प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक्स, बी लिटिल केयरफुल। अब लेट मी एक्सप्लेन यू कि कैसे ये सवाल होगा, कैसे 17 का मल्टीपल उत्तर आएगा नहीं आएगा, उसके लिए थोड़ा देखना पड़ेगा, हवाबाजी नहीं। चलो देख लेते हैं। तो पहले हमें पता करना पड़ेगा भैया हमारे नंबर्स कितने हैं। लेट्स से 250 से 780 के बीच में मेरे पास कितने नंबर्स हैं। पहले 250 को हम 17 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो 17 लिखा मैंने, इंटू 17 एक नाम 17, 80 बचा, तो पहला नंबर होगा 17 पचे 85, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है, कितना आ रही है? 255 आ रही है। तो पहला नंबर 17 इंटू 15 है। आखिरी नंबर देखें, 17 से काटे, 17 चौके 68 हो गया, 100 बचा, और 17 पच्चे 85 हो गया, ये 17 इंटू 45 हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू आई कितनी? 680। और 85 कितना हो गया? 765 हो गया बेसिकली। अब मुझे अगर देखना है कि कितने नंबर्स हैं, तो आपको भाई 17 इंटू 15 है, अगला नंबर होगा 17 इंटू 16 डॉट डॉट डॉट, चलेगा कि नहीं? एक तरह से अगर मैं 17 कॉमन ले लूं तो मेरे जो नंबर्स हैं वो ऐसे हैं, 15 प्लस 16 डॉट 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 प्लस 45 डिवाइडेड बाई जितने नंबर्स हो, ये उनका टोटल हो गया, जितने नंबर्स हैं उससे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। अब नंबर्स कितने हैं? तो बेसिकली 15 16 17 से लेकर 45 तक कितने नंबर होंगे, इसका मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1, जब कंजिक्यूटिव नंबर्स हो, अगला क्रमागत संख्या हो, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1 कितने नंबर से मिल जाता है। 45 माइनस 15 कितना हो गया? 30, 30 एक हो गया 31, एन की वैल्यू कितनी होगी? 30। अब आप यहां 31 से डिवाइड करोगे, जब आप 31 लिखोगे तब आप सोच सकते हो कि ये 17 कटेगा नहीं। हर नंबर अगर 17 का मल्टीपल हो, नीचे 31 है तो 17 तो कटने वाला नहीं, तो 17 रहेगा। तब आप बोल सकते हो कि मेरा आंसर डी है। मल्टीपल से भी बोला जा सकता है, बट जब आप नंबर ऑफ टर्म्स ये देख पाए कि ये नंबर ऑफ टर्म्स 17 या उसका मल्टीपल ना हो। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सेम सवाल में मैं 3 संख्याएं और बढ़ा दूं, 3 संख्याएं बस बढ़ानी है मुझे, सिर्फ 3 संख्याएं, आंसर 17 का मल्टीपल नहीं रह जाएगा। आप जोड़ लो इसमें से 3 संख्या और, 34 संख्याएं हो जाएंगी, 17 का मल्टीपल नहीं होगा। क्लियर? तो अंडरस्टैंड दिस कि नीचे 17 या उसका मल्टीपल अगर है, मान लिया 17 नंबर है, 34 नंबर है, 51 नंबर है, ये डिसाइड करेंगे कि आंसर 17 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बात को पूरी तरह से नहीं जानते हैं और हवाबाजी में काम कर रहे हैं, उत्तर उनको सही मिल रहा है, बट उनके साथ एग्जाम में बड़ा घोटाला हो जाएगा और वो किसी और की हो जाएगी। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि आपके साथ हो, इसलिए मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से पढ़ा रहा हूं कि 17 का मल्टीपल इसलिए आया। कुछ लोग कह रहे हैं 255 कहां से आया? बेटा मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, देख रहा हूं सीधे, 17 एकन्नम 17, 8 25 80,
ठीक है, और 17 चौके 68, 17 पचे 85, तो 5 और चाहिए 85 के लिए, तो पहला नंबर 255 हो गया। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई 780 में से हम 250 को घटाएंगे और घटा के 17 से डिवाइड करेंगे, 31 दशमलव कुछ कुछ आ जाएगा, तो 31 संख्याएं होंगी। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत लोग गलत सीख के बैठे हुए हैं। नंबर सिस्टम में बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, लेट अस से, बट वो मल्टीपल से स्टार्ट नहीं हो रही, जैसे 250 17 का मल्टीपल नहीं है, 780 17 का मल्टीपल नहीं है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालते समय कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। अंतर निकाल के डिवाइड करना, इसमें कई बार धोखा भी हो जाता है। वो धोखा से बचाने के लिए मैंने अभी आपको वो तरीका नहीं बताया। आप क्लियरली काउंट करने के लिए ऐसा करिए कि पहला नंबर लिखिए 255, फिर आप आखिरी नंबर लिखिए 765। मैं कैसे लिख रहा हूं, डिवाइड करके। मैंने कहा 17 का नंबर 17, 80 बचा, 17 पचे 85, 5 बार जाएंगे अगर तो 250 से जस्ट आगे निकल जाएंगे, तो ये पहला नंबर हो गया। फिर 17 इंटू आप डिवाइड करके देख लो, 45 आ गया। 17 चौके 68, 17 पचे 85, ये 765 हो गया। उसके आगे की वैल्यू 780 से ज्यादा है, बट मुझे चूंकि इसी के बीच में रहना है, मुझे अगर इसी के बीच में रहना है तो 17 इंटू 15 से लेकर 17 इंटू 45 तक जाएंगे, यानी 15 गुना से 45 गुना जाएंगे। कितनी वैल्यू आएगी मेरी, तो आप कहोगे 15 से 45, 45 माइनस 15 प्लस 1, जो कि हो गया 31 टर्म्स। ठीक है यार, आप बताओ मुझे, 17 इंटू 15 है, फिर 17 इंटू 16 होगा, जाहिर सी बात है, कहां तक होगा, 17 इंटू 45 होगा। अब नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने के लिए 17 को छोड़ दो, 15 16 17 से लेकर 45 तक ये कितने टर्म्स हैं, ये पढ़ा चुका हूं आपको यार, कि अगर मेरे पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं और नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो लास्ट टर्म में फर्स्ट टर्म घटा के एक जोड़ देते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं, तो सिखा चुका हूं, वही यूज किया मैंने। पिछली क्लास रिवाइज करो बेटा प्लीज सब लोग। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, 7 मेरे पास कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं जिनका औसत d है। इस सीरीज को हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे दोनों साइड्स, 3-3 नंबर लेफ्ट में, पहले नंबर के लेफ्ट में, और 4 नंबर हम इसके राइट में जोड़ेंगे। इससे ये 14 नंबर का कॉन्जिक्यूटिव सीरीज हो जाएगा, 14 नंबर्स हो जाएंगे इसमें। आपको बताना है इन कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का औसत क्या होगा। जो पिछला सवाल समझना क्लास के अंदर पूछ लेना, फिर से बता दूंगा। देखिए, दो चीजें ध्यान रखिएगा, क्लास में मुझे एक पेस बनाना पड़ेगा। आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही मेरे समझाने के बाद भी, 2 बार समझाने के बाद भी, तो मुझे तो आगे बढ़ना पड़ेगा। बस आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, क्लास के अंदर पूछ लेना, बता दूंगा फिर से। धैर्य उतना रखना पड़ेगा बस आपको, ठीक है। तो देखो 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, उनका औसत डी है, तो मैं क्या उनको ऐसे लिख सकता हूं कि ये बीच वाला नंबर डी होगा। ये कौन सा नंबर होगा, थर्ड नंबर, अभी के लिए थर्ड नंबर बोल सकता हूं, ठीक है। बिकॉज औसत अगर डी है तो हमें पता है यहां पर मेरे पास d+2 होगा, यहां d+4 होगा, यहां मेरे पास d-2 होगा, यहां मेरे पास d-4 होगा, यहां मेरे पास d+6 होगा, यहां मेरे पास d-6 होगा। राइट, अंडरस्टूड और नॉट। अब ये लॉजिक भी मैं आपको समझा चुका हूं अगर आपको ध्यान हो तो, राइट। वो लॉजिक बेसिकली क्या है, ये कह रहा है आपके पास इन 7 नंबरों में से क्या करना है, 4 नंबर लेफ्ट में जोड़ने हैं, 7 नंबर है, और 3 नंबर लेफ्ट में जोड़ने हैं और 4 नंबर राइट में जोड़ने हैं, ठीक है। आपको मैं ये बता चुका हूं, अगर आप 3 नंबर लेफ्ट में जोड़ दो इसी ऑर्डर में और 3 नंबर आप राइट में जोड़ दो इसी ऑर्डर में, एवरेज पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, एवरेज यही रहेगा। आप बताओ, बीच में आपका ये नंबर है और डैश 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 तक का जुगाड़ कर दिया, आप एक नंबर यहां जोड़ दो मेरे को, d-8 जोड़ दो, और यहां आप d+8 जोड़ दो, इन दोनों का खुद औसत मेंटेन है ना, डी औसत नहीं बदलेगा। तो औसत बदलेगा कहां से, ये मैं समझाता हूं आपको। औसत सिर्फ एक संख्या से बदलेगा जो एक एक्स्ट्रा आप लेफ्ट में जोड़ रहे हो, राइट, या राइट में जोड़ रहे हो, राइट में जोड़ रहे हो एक एक्स्ट्रा, उसकी वजह से औसत बदलेगा। तो जो 7 नंबर आप और जोड़ रहे हो, इसमें 3 लेफ्ट में जोड़ रहे हो, 3 राइट में जोड़ रहे हो, इनसे क्या होगा, बैलेंसिंग हो जाएगी, इससे औसत पे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। आप ऐसे देखो ना, मिडिल नंबर औसत रहेगा हमेशा, आपने 3 इधर जोड़ दिया, 3 इधर जोड़ दिया, लेकिन जब आप एक चौथा नंबर और जोड़ोगे तो औसत बदलेगा। क्या बोलेंगे हम ऐसे बोलेंगे कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर्स हो गए। 13 नंबर्स में से ध्यान से देखना, ये मिडिल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां नंबर है, 7th नंबर। जब 13 नंबर हुए, 3 आपने जोड़े और 3 आपने इधर जोड़े, क्या औसत पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, औसत मिडिल नंबर ही रहेगा जो कि डी है। तो अब कहानी हो गई कि मेरे पास 13 नंबर्स हैं और इनका औसत क्या है, डी है, और ये क्या है, 13 ऑड नंबर्स हैं। मैंने कहा मैं जोड़ने जा रहा हूं नेक्स्ट ऑड नंबर, क्योंकि आप एक नंबर और जोड़ रहे हो, अभी यहां चौथा। नेक्स्ट ऑड नंबर जोड़ने से किसी पर्टिकुलर ऑड नंबर की सीरीज में अगर आप अगला ऑड नंबर जोड़ दो, औसत 1 से बढ़ जाता है, या इवन नंबर जोड़ दो, आंसर क्या हो गया, d+1। क्या मजा आया आपको, क्या कोई कॉम्प्लेक्सिटी है, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उसी का एप्लीकेशन है ये। अगर आप ठीक से रिवीजन करो तो आपके लिए सवाल ओरल सवाल है, पढ़ो लगा दो, 3 कुछ नहीं हुआ, 1 आया, नेक्स्ट ऑड नंबर आया, 1 से बढ़ गया, खत्म। ओके, क्लियर है कि नहीं, यस। कीप रिवाइजिंग, जो पढ़ा रहा हूं उसको रिवाइज करते रहो अच्छे से, तो आपको मजा आ जाएगा इन क्लासेस में। और रिवाइज नहीं करोगे तो स्ट्रगल करोगे, शुरू में बताया था मैंने। 6 नंबर्स का औसत 34 है, पहले 3 नंबरों को हम 3 से बढ़ाएंगे,
बाकी नंबरों को हम 5 से कम करेंगे, हमें बताना है कि नया एवरेज क्या होगा। क्या हो रहा है बताओ, आप कुछ नंबरों को बढ़ा के सरप्लस क्रिएट कर रहे हैं, कुछ नंबर को घटा के डेफिसिट क्रिएट कर रहे हैं। नंबर्स कितने कितने हैं? 6 नंबर्स हैं। तो पहले 3 नंबर, आखिरी 3 नंबर, इनको हम बढ़ा रहे हैं किससे? 3 से, और इसको हम घटा रहे हैं 5 से। औसत हमारा 34 है। तो आप कहोगे अगर मेरा औसत 34 है तो 3 नंबर 3 का सरप्लस क्रिएट करेंगे, +9 हो जाएंगे, +9 लिखिए। 3 नंबर -5 होंगे तो -15 हो जाएगा, ये लिखिए। और ये 3 और 3 का टोटल क्या होता है? 6। तो आपका जो औसत है 34 ना होकर बदल जाएगा, हो गया 34 - 6/6, हो गया 33। पर इसको कहते हैं समय की घोर बर्बादी। ये भी नहीं करना है। कैसे? देखो, मैंने बताया औसत में जो क्वांटिटीज होती है ना, इनका बस रेशियो काफी होता है। तो हम ये क्यों लिखे 3 और 3? हम कहेंगे 3 और 3 का अनुपात ले लो, 1:1। इससे भी बात बन जाएगी, उत्तर आ जाएगा। ओके, ये +3 से आपने बोला बढ़ा है, ये माइन, आप बोलो कि 3 +3 से बढ़ गए, या 3 -5 से घट गए, या बोलो 1 +3 से बढ़ गया, 1 -5, एक ही बात है। औसत में रेशियो को सिंप्लीफाई करने से आपका औसत नहीं चेंज होता है। अब आप कहोगे 34 मेरा औसत है, एक भाई साहब +3 एक्स्ट्रा लेके आए तो +3 लिखिए, एक भाई साहब 5 लेस लेके आए -5 लिखिए, और ये 2 लोगों में बंटवारा कर देते हैं। तो यहां से वैल्यू क्या है? यहां से भी वैल्यू 33 आ गई। तो ये यूज करो ना, रेशियो को सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ गया 33। देयर इज नो नीड टू यूज 3 and 3, ओनली 1 and 1 इज एनफ टू गिव यू आंसर। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? यस, समझ में आ गया? बोलिए यस, समझ में आ गया। हाँ जी, क्लियर। एक सेकंड बेटा, आप में तो अलग ही मजा है। धन्यवाद हिमांशु जी, बस मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ जो अंत तक बना रहता है वो बन जाता है, और जो लोग भाग जाते हैं बीच में, थोड़ा सा तकलीफ होती है सीखने में, क्योंकि नई चीजें हैं, नया तरीका है, लॉजिक है, लॉजिक लोग लगाते नहीं है तो भाग जाते हैं। तो वो फिर घूम घाम के फिर आते हैं अगले साल, कहते हैं सर फर्जी में भाग गए थे आपके पास। ठीक है, तो भागना मत तुम, बस मेरे साथ बने रहना। 5.5 महीने तो मुझे दे दो, देखो तुम्हारा वैलेंटाइंस डे तक क्या कॉन्फिडेंस बढ़ाता हूं मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 51। ओके, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 61 इज। तो स्क्वायर्स लेने हैं, उनका औसत निकालना है, नेचुरल नंबर्स 1 से 61 तक के। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना, आपको इसका तरीका बता चुका हूं कि अगर मेरे पास स्क्वायर हो 1 + 2 + 3 ऐसे करके n तक के स्क्वायर्स हो, तो इनका औसत ऐसे निकलता है। ये वैल्यू होती है n+1 2n+1/6 होती है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है तो n से n कट जाता है। तो ये एवरेज जो निकल के आता है, ये आता है n+1 × 2n+1/6। अब इस सवाल में वो वैल्यू 61 है, 61, तो n की वैल्यू आप 61 रख लो, तो ये हो गया 62 × 123, कितना दूना 122 + 1 हो गया बटे 6, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 41, 2 31 62। तो आपको 31 और 41 का क्या करना है? गुणा करना है। कैसे गुणा करें? जैसे आप करते हो करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे गुणा करता हूं। मैं कहूंगा 31 को मैं 40 से गुणा करूंगा, तो ये बनेगा 1230। ध्यान से देखना, 31 को मैंने सीधे 40 से गुणा कर दिया, प्रैक्टिस से सब आ जाएगा तुमको। 31 × 4 क्या होता है? ठीक है, सॉरी गलत लिखा है मैंने, 1240। ठीक है, फिर 31 को 1 से गुणा कर लो, 70, तो ये हो गया 1271। कुछ लोग कहेंगे सर यूनिट डिजिट दिख तो रहा था। हाँ ठीक है, यूनिट डिजिट दिख रहा था, बट अभी देखना ही नहीं है यार। यूनिट डिजिट के पीछे अभी मत भागो, प्रैक्टिस कर लो। एग्जाम में हो सकता है 2 ऑप्शन में यूनिट डिजिट बनाए, तो फिर क्या कहोगे? बेईमानी हो रही है हमारे साथ, हमने ऐसी प्रैक्टिस ही नहीं करी है। ठीक है, तो जब क्लास में पढ़ेंगे तो मैं यूनिट डिजिट डिजिट सम को ज्यादा भाव नहीं देने वाला हूँ, बता दूंगा बाद में। ठीक है, क्या पता 2 ऑप्शन ऐसे आ जाए यार, तो फिर क्या करोगे? तो ये नहीं है चीटिंग में, तुम तो मुझे देख देख के मुस्कुराती थी, फिर जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया तुमने मना क्यों कर दिया? ये सब नहीं होना चाहिए, राइट। तो I just want you to be ready for anything, right? When you propose, you know that you will be rejected and you handle it well. So I want कि तुम्हें कभी झटका ना लगे, तुम इतना तैयार हो कि ठीक है, हम तो जानते ही थे कि झटका लग सकता है, रेमो सर ने पहले ही बताया था, तो हम रेडी हैं, कोई बात नहीं, कहीं और ट्राई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। इसलिए एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्या डालिए, और हमेशा ध्यान रखिए जो मैं समझा रहा हूं आपको, मेंटल कैलकुलेशन पे जोर दीजिए कि अगर मुझे 31 को 41 से गुणा करना है, अभी एक तकलीफ देगा, बहुत तकलीफ देगा आपको सोचने में समझने में, बट करो यही काम। 31 को 4 से गुणा करने की कोशिश करो,
ठीक है, कि भाई ये 1240 बनेगा, फिर 31 को 1 से गुणा करने की कोशिश करो। इससे आपकी मेंटल कैलकुलेशन बनेगी। दूसरी प्रैक्टिस कर लो आप, 41 को आप 30 से गुणा कर लो, 1230 बनेगा। 41 को आप 3 से गुणा करोगे तो 1230 बनेगा, प्लस 41 बनेगा, 41 इंटू 1। एक बार इसको इससे गुणा करके देख लिया, एक बार इसको इससे गुणा करके देख लिया, 1271 हो गया, लाइक दैट, है ना। तो कैलकुलेशन में इस तरह से आप थोड़ा बेहतर बनते जाओगे अगर आप डिजिट्स को, 2 डिजिट नंबर को मेंटली मल्टीप्लाई कर पाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये करना छोड़ दो, आई एम नॉट सेइंग दैट। एक एक नंबर 1, 1 3 3, 4 एक नंबर 4, 4 3 12 करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको फास्ट लगेगा भी, क्योंकि आप इसको इतनी बार कर चुके हो कि आपको यही फास्ट लगेगा। ये चीज आपने करी नहीं अभी तक, तो ये स्लो लगेगा आपको। बट जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना अच्छे से, तब आपको ये फास्ट लगेगा, बिकॉज इसमें आप मेंटली कर पाओगे, लिखना नहीं पड़ेगा। तो जितना भी कर सकते हो आप कर लो। बाकी आपकी ट्रेडिशनल कैलकुलेशन में नहीं छीन रहा हूं, वो तो है ही है मल्टीप्लिकेशन की, रखो अपने पास, ठीक है, रखो अपने पास। चलो आगे बढ़ते हैं। बड़ा सा सवाल दिख रहा है, घबराने का नहीं, पढ़ते हैं। एक क्लास है मेरे पास, उसमें एवरेज वेट 40 बॉयज का 65 किलो है और 50 लड़कियों का 60 किलो है, ठीक है। कुछ दिनों के बाद 40% लड़कियां और 50% लड़के छोड़ के चले गए क्लास। क्या नया औसत होगा क्लास का? ये मान के चलना है कि एवरेज वेट लड़कों का और लड़कियों का समान है थ्रू आउट। क्या सवाल है बताओ जरा, कि भाई 40 लड़के हैं, उनका 65 किलो औसत है, 50 लड़कियां हैं, उनका औसत 60 किलो है। 40% लड़कियां और 50% लड़के छोड़ के चले गए, तो कोई बात नहीं, 40 यहां था बॉयज और लड़कियां थी हमारे पास 50। अब देखो छोड़ के बचे कितने वो देख लेते हैं, जरा बताओ। 40% लड़कियां चली गई, 20 चली गई, 50 का 40% 20 होता है, 40% ऑफ 50 कितना होता है? जैसे भी निकालते हो 40/100 जैसे करने का, परसेंट तो पढ़ाया नहीं अभी मैंने, तो इसका 40% 20 के बराबर होता है, तो 20 छोड़ के चले गए। अगर 20 छोड़ के चले गए तो यहाँ 30 बचे लड़कियां। लड़के कितने चले गए? 50%। 40 का 50% चला गया तो 20 चला गया, यहां भी, यहां बचा मेरे पास 20, 2:3 बचा, ठीक। इस रेशियो पे मुझे वैल्यूज दी हुई है यार। कितना दिया हुआ कि इसका औसत 65 है बॉयज का और लड़कियों का 60 है, मुझे इसका ओवरऑल औसत निकाल देना है, ठीक है। इसका मुझे ओवरऑल औसत निकाल देना है। कोई बताएगा क्या उत्तर है? Anybody who will tell me the answer? Answer is B. Okay, B is the right answer. Why and how? And let me tell you many things here. बहुत सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। पहले तो देखो 2:3 है, 2:3 है, तो क्या हम एलिगेशन लगा सकते हैं? एलिगेशन कर रहा हूं, वेटेड एवरेज लगा सकते हैं। 65 × 2 130, जैसे एक तरीका ये है, 65 × 2 प्लस 60 × 3 बटे 2 3 5, 130 प्लस 180/5, 310/5, कितना हो गया? 62, एक तरीका। दूसरा डिविजन, डिविजन में कहोगे हम औसत को 60 मान लेंगे, मान लो इसका डिविजन 0 हो गया, ये 5 का डिविजन देगा प्लस 5 का, 60 से 5 ज्यादा है, 5 दूनी 10 हो गया। कितने लोगों में बांटना है? 5 लोगों में। कितना हो गया आंसर? 62। आसान है डिविजन? यस। कौन कह रहा है डिविजन से करेंगे? जल्दी से बताओ। हाँ जी, अब हम तुमको बताते हैं कि हम कुछ नहीं लगाएंगे, हम सीधा उत्तर लगाएंगे, बदतमीजी करेंगे हम। कैसे? हम सवाल पढ़ेंगे और सवाल पढ़ के हम बी लगा देंगे, सीरियसली, बिना कोई कैलकुलेशन किए हुए। कैसे? देखो इधर अगले पेज पे दिखाता हूं आपको, अगले पेज पे दिखाऊं या ऐसे खड़े रहो, कुछ मत करो। अच्छा ये बताओ, सवाल देखो, सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो। 40 लड़के हैं, ध्यान से सुनना, बस चुपचाप सुनना। 40 लड़के हैं जिनका औसत 65 है, 50 लड़कियां हैं जिनका औसत 60 है। दो जो मेरी औसत वैल्यूज हैं वो क्या है? 60 और 65 है, ये मेरी औसत वैल्यूज है। अब तुम कुछ लड़कों को भगा दो, कुछ लड़कियों को भगा दो, हमें नहीं फर्क पड़ता। हमें इतना मालूम है कि मेरा फाइनल उत्तर 60 से 65 के बीच में ही आएगा। ना 60 हो सकता है ना 65 हो सकता है, बीच में होगा। एक ही आंसर है, बी, लगा दो। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही? कितने लड़के चले गए, कितनी लड़कियां चली गई, उसके पीछे कितने लड़के चले गए, हमें नहीं मतलब है, करने दो उनको अपना भविष्य बर्बाद। हम तो उत्तर लगाने में बड़े, हम तो बिल्कुल सीरियस होकर हम सोच ही नहीं रहे कि लड़कियां गई तो लड़के क्यों गए, हम नहीं सोच रहे। हम कह रहे हैं कि भैया एक ग्रुप है उसका औसत 65 है, एक दूसरा ग्रुप है उसका औसत हमारा 60 है, कुछ गए इधर से कुछ गए इधर से, आई डू नॉट केयर, जो भी रेशियो है रहने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे इतना पता है कि मेरा उत्तर 60 से 65 के बीच में आएगा, एक ही उत्तर है। अब आप कहोगे सर ऐसा उत्तर एग्जाम में नहीं आएगा तो लगाओ डिविजन। हम कहां कह रहे हैं कि नहीं लगाओ डिविजन। सवाल यह है कि जब ऐसा उत्तर है तो क्या तुम देख रहे हो इसको? नहीं, कभी सोचा ही नहीं एवरेज के बारे में, तो ठीक से। तो ये ध्यान रखना, रेशियो कुछ भी हो, एक 63 हो तो अरे भैया तो ये डिविजन लगाओ ना,
लगाओ डेविएशन। सवाल इस बात का नहीं कि 63 हो तो तुम कारण पता कर रहे हो कि कहां कैसे नहीं लगेगा। हम तुमको ये बता रहे हैं कि जब डेविएशन है तो लगा लो। अगर 63 भी है तो हम कहेंगे 60 से 65 के बीच में 2 ऑप्शन है। अब मैं कोई अंतर्यामी तो नहीं हूं, हम कहेंगे लगाओ डेविएशन निकालो। उसके भी तरीके हैं, ऐसा नहीं है। आपका उत्तर मैं एक बात और बता दे रहा हूं यहां पर, अगर आप रेशियो स्टेज तक पहुंच गए हो, आपने कहा ये 65 है ये 60 है और आपने कहा ये 2 है और 3 है, तो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, इसकी जस्ट मिडिल वैल्यू जो है, ये अभी वेटेड एवरेज को अगर विजुअली एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझाऊंगा कि इसकी जो मिडिल वैल्यू है 62.5 है। आपका आंसर 62.5 से बड़ा होगा, सॉरी छोटा होगा। 60 से 62.5 के बीच में आपका उत्तर होगा क्योंकि इसका वेट ज्यादा है। तो उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं, डोंट वरी अबाउट दैट, विल कम टू दैट। वो भी तरीका है। बट यहां पर आपको यह समझना है कि जब लूप होल्स ऑप्शन में हो तो क्या आप ऐसा सोच पाते हो? अभी नहीं, क्योंकि हमने कभी आदत ही नहीं डाली है। औसत का सबसे इंपॉर्टेंट फंडा यही है कि अगर मुझे 2 ग्रुप्स के औसत पता है तो मेरा उनका कंबाइंड जो औसत होगा वो कहीं बीच में ही होगा। ये तीनों ऑप्शंस उस रेंज में नहीं है, इसलिए बी के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है और इस ऑब्जर्वेशन से आपको इस सवाल का उत्तर मिल रहा है तो बस खुश हो। और नहीं मिलेगा तो भैया हम ये है ना बैठा हुआ, 2 ऑप्शन है, 63 भी है तो डेविएशन लगा लेंगे। कितना टाइम लग जाएगा, निकाल लेंगे डेविएशन 2:3 करके। बट इंपॉर्टेंट है कि जब ऐसा है, जैसे आपको पता ही ना हो कि फुल टॉस बॉल पे छक्का मारा जा सकता है, फिर बैट चले ही ना तुम्हारा, तुम फुल टॉस बॉल आ रही तुम डर के बैठ जाओ, तो क्या कर सकते हैं तुम्हारे साथ? फुल टॉस है तो छक्का तो मारो, पता तो होना चाहिए। वही समझा रहा हूं तुमको। नहीं होगी फुल टॉस, यॉर्कर बॉल होगी, डिफेंड कर लेंगे। ठीक है, वो डिफेंस का एटीट्यूड थोड़ा चला गया हमारा। बट ये जानना कि फुल टॉस पे छक्का मार सकते हैं बहुत जरूरी है बेटा। फुल टॉस पे सिंगल ले रहे हो, उसके से रोक रहे हो बॉल को, बेवकूफी है ना ये। ठीक है, चलो 53 सवाल देखो। एलिगेशन भी पढ़ाए नहीं तो नहीं करेंगे एलिगेशन से। ठीक, 53 सवाल देखिए। एवरेज रन रेट एक क्रिकेट टीम का पहले 24 ओवर्स में 5.5 है। क्या होगा आस्किंग रेट पर ओवर अगले 16 ओवर्स में अगर उसको 200 रन का टारगेट बनाना है? ये इतना आसान सवाल है कि इसका उत्तर तुम ही लोग बताओ। ठीक है, 24, जिनको क्रिकेट नहीं आती उनको दिक्कत होगी। ठीक है, सवाल में जिनको क्रिकेट आता है उनके लिए सवाल में कुछ नहीं है भाई। 24 ओवर में 5.5 का औसत है, तो उनको मैं ऐसे समझाऊं। कितने लोग इनको क्रिकेट नहीं आता है? हाँ? कितने लोग जिन्हें क्रिकेट से बहुत नफरत है, कहते थे हमें क्रिकेट से बहुत नफरत है, मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है? कोई ऐसा क्लास में? सृष्टि जी अभी तकलीफ होगी आपको इस सवाल में। थोड़ा सा तो जान लो, भारत में क्रिकेट को लेकर लोग पागल रहते हैं और आपको पता ही नहीं कि क्रिकेट क्या होता है, तो सवाल ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आपके लिए सवाल चेंज करना पड़ेगा, मुझे सवाल ऐसे बदलना पड़ेगा कि भाई 24 ऑब्जर्वेशन का औसत 5.5 है, 16 ऑब्जर्वेशन का औसत मुझे निकालना है, पता नहीं है। ओवरऑल 200 मेरा टोटल है, तो आप कहोगे 200 का टोटल है और 40 ओवर्स हैं तो 5 का औसत ओवरऑल बना, तो आप यहाँ ओवरऑल औसत लिखिए, 5 का डिविजन लगा लीजिए। आप कहोगे 24 जो है 10.5 का डिविजन देगा पॉजिटिव, तो +12 का डिविजन हो गया। 24 इंटू 10.5 +12 हो गया, 5.5 है ना इसका औसत। 5 ओवरऑल निकला, 40 ओवर है ना, 24 16 40 ओवर में 200 रन, तो 5 का औसत है। अब आप कहोगे कि भाई यहां से अगर मुझे +12 मिला तो मुझे यहां से -12 चाहिए। -12 मुझे अगर टोटल डिविजन चाहिए तभी नेट डिविजन 0 होगा। आप कहोगे 5 के रेस्पेक्ट में -12 का जो डिविजन है वो मुझे 16 लोगों में बांट देना है, तो मुझे इसका औसत मिल जाएगा। तो ये हो गया 5 - 3/4, 5 - 10.75 which is 4.25। बी ऑप्शन। कितने लोग समझ आया? एक तरीका है, आई हैव दूसरा तरीका ऑल्सो। ठीक है, वो भी आसान है। दूसरा तरीका ये, आप कहोगे 24 ओवर में कितना रन बन गया, 24 को 5.5 से गुणा करना है। अब 5.5 से गुणा करने का तरीका देखना, 24 पंचे 120 होता है, 120 लिखो। 5 से गुणा करके अगर 120 आया तो 10.5 से गुणा करके कितना आएगा? 12 आएगा, क्योंकि 10 ही तो लगाना है। तो ये हो गया 132। आप करो 132 रन बन चुके हैं, 200 बनाने हैं टोटल। 200 में 132 घटा लो, कितना हो गया? आप कहोगे 68 हो गया। तो इतने रन बनाने हैं 68, कितने ओवर में? 16 ओवर में। ये डिवाइड कर लो, 16 चौके 64, 4 बचा, 4/16 क्या होता है? 10.25। ऐसे भी हो जाता है, इट्स लाइक वेरी इजी क्वेश्चन यार। ठीक है ना, क्लियर हो गया सभी को? तो ऐसे भी कर सकते हो आप। अब क्रिकेट वाले लोगों को नहीं आता तो पता है क्या होता है, सवाल पढ़ेंगे कहेंगे अरे बाप रे क्रिकेट का सवाल आ गया, सांस फूलने लगती है। ये मत करो, थोड़ा थोड़ा रखो इंटरेस्ट, टेनिस में रखो, क्रिकेट में रखो, हर गेम में इंटरेस्ट रखो। मैं तो रखता हूँ, मुझे तो फुटबॉल समझ में नहीं आता है। फुटबॉल समझ में आ जाए, पर पता है मेरे को कुछ चीजों में ना बहुत ही ज्यादा ऐसा हो गया ना मेरे साथ कि मैं कुछ चीजों से ना चिढ़ गया। उसमें एक फुटबॉल है। और चिढ़ा क्यों? हमारे दोस्त, ठीक है, बीटेक तक जब हमारे साथ थे तो हमको पता है वो क्या है। अब जैसे ही नौकरी लगी उनकी बीटेक के बाद, वो जब फोन पे बात करें, वहां बैठ के आईपीएल देखते थे हम लोग, भैया ये हमारी टीम है मुंबई इंडियंस, फलाना टीम का ना। जैसे वो कॉलेज से निकले भाई साहब, गए सॉफ्टवेयर में जॉब लगी, हम भी गए थे सॉफ्टवेयर में। अब बात क्या करेंगे सीधे, किस क्लब को फॉलो करते हो? तो मैंने कहा कोई जरूरी है क्लब को फॉलो करना? पहले तो मुझे क्लब क्या होता है तो पता लगा जब फुटबॉल क्लब्स होते हैं, जैसे उसी की तर्ज पे हमारे यहाँ आईपीएल बनाया गया।
तो मैंने देखा लोग दिखावे के लिए जबरदस्ती, मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल, तो ये लोगों का एक वो हो गया बिल्कुल कि भैया किसी ना किसी को फॉलो ही करना है। मैंने कहा भाड़ में जाए, मैं नहीं फॉलो करूंगा किसी को, ठीक है। इसलिए मैंने फुटबॉल नहीं देखा, सिर्फ इसलिए कि वो इम्परफेक्शन मुझे मजा आता है, क्या बकवास है। एक बार तो एक दोस्त के यहाँ गया, घर पे बैठा हुआ था उसके, तो कह रहा किसको किसको सपोर्ट कर रहा हो, ठीक है। मैं कुछ बोला नहीं, कह रहा पक्का समझ गया मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले हो तुम। मैं कहा हाँ ठीक है। देखा मुझे एक खिलाड़ी नहीं पता उसका, राइट। तो कूल दिखने के लिए लोग फुटबॉल, आप देखो यार, मतलब फॉर नॉलेज, बट मतलब मैंने काफी गेम्स देखे हैं, चेस भी देखता हूँ तो बैठ के, अब टाइम नहीं मिलता होता। तो मुझे कुछ चीजें से ऐसे इंग्लिश हो गई, अब इंग्लिश में एक दो बार लोगों ने मुझे बोल दिया कि तुम्हारी ग्रामर इनएक्यूरेट है, तुम बोलते हो, उनका भाड़ में जाए, अब तो ऐसे ही बोलेंगे। तो मैंने ग्रामर को कभी अपने करेक्ट करने की कोशिश नहीं करी। आई थिंक 90% करेक्ट बोलता हूँ, 10% ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है मेरी इंग्लिश में। आज तक मुझे किसी ने नहीं बोला कि तुम गलत ग्रामर बोलते हो। समझने वाले समझ जाते हैं, भाषा का ये मतलब होता है। पेपर जब दिया है मैंने इंग्लिश में, कभी भी कैट भी, तो 99+ परसेंटाइल रही है इंग्लिश में। थोड़ा बहुत तो मिस्टेक हर जगह चलती है ना। ठीक है, बट जानबूझ के परफेक्ट नहीं किया। कई लोगों ने मुझे टोका, मैंने कहा भाड़ में जाओ। मैंने कहा मैं इंडियन इंग्लिश बोलता हूँ, मैं ना ब्रिटिश इंग्लिश बोलता हूँ, ना मैं अमेरिकन इंग्लिश बोलता हूँ, मैं तो इंडियन इंग्लिश बोलता हूँ, और ये इंडियन इंग्लिश है। तुम बोलो ब्रिटिश और अमेरिकन, मुझे नहीं बोलना। एनीवे, आप क्रिकेट वगैरह देख लिया करो थोड़ा बहुत यार। आई जस्ट वांट कि आपको अवेयरनेस रहे, जीएस में बहुत फायदा होता है। अगर आप गेम्स देखते हो ना तो आसान हो जाता है। इट्स इजी फॉर यू टू रिकॉल। जैसे टेनिस में आप मुझसे कभी पूछ लेना कि कौन जीता कौन हारा, पहले समझ नहीं आता था कि पहले विंबलडन होता है कि पहले यूएस ओपन होता है। एक बार देख लिया चारों सीजन, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है पहले, फिर आपका फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर यूएस ओपन होता है। तो आपको रटना नहीं पड़ता है, आपको ऑर्डर अपने आप पता चल जाता है। एक बार देख लो, तो ट्राई टू, वो रील्स देखने के बजाय ना थोड़ा स्पोर्ट्स वगैरह देख लिया करो। ओके, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 54। ओके, एक कह रहा है कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता। अरे ये सब कुछ फर्क नहीं पड़ता यार। जिन लड़कियों को आप पसंद करते हो और आपके दिमाग में जो थॉट्स हैं आज की डेट में कि मुझे इंग्लिश आती तो शायद ये मुझे पसंद करती, 10 साल बाद जब तुम कभी बात करो उनसे जाके, देन यू विल गेट टू नो कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं, यस सर, आई हैव डन दैट, और मुझे हमेशा ही रियलाइज हुआ कि मैं कितना मूर्ख था। ठीक है, और मैंने पूछा लोगों से 10-10 साल बाद। ठीक है, कई बार अपने दोस्तों, मेरे दोस्त थे जैसे, उनकी कोई फ्रेंड थी और वो उनको प्रपोज नहीं कर पाया उस टाइम पे, बिकॉज वो ऐसा सोचते थे। तो मैं जाके उनसे पूछा है मैंने सवाल कि भाई क्या ये चीज तुम्हारे लिए उस टाइम पे मैटर कर रही थी? तो उन्होंने कहा नहीं, ये बोला होता तो हम मान गए होते। तो दैट्स हाउ लाइफ इज, डोंट वरी, यू डोंट नीड इंग्लिश, गेट अ जॉब, राइट, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। अंग्रेजी तुम्हें आए ना आए चल जाएगा। इन ए क्लास विद अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, if one student weighing 50 kg is added, then average weight of class is increased by 1 kg. If one more student weighing 50 kg is added, then the average weight of the class is increased by 1.5 kg over the original average. What is the original average weight of the class? देखिए, इस कहानी से मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि यू आज तुम प्रपोज करना शुरू कर दो, डरो। नहीं करना है कुछ। ये कहानी सिर्फ एक फेक कहानी है। ठीक है, आपके मनोरंजन के लिए। हाँ जी, इसमें कोई सत्य नहीं है, घोर असत्य कहानी है। ठीक है, पता लगा हमारे बच्चे कल से फंस गए, सर ने बोला है ऐसे कैसे तुम नहीं मान रही हो। ठीक है। चलो, इन ए क्लास विद सर्टेन नंबर ऑफ, सवाल करते हैं, सवाल पे ध्यान दो। एक स्टूडेंट का वेट 50 किलो का अगर जुड़ जाए तो एवरेज वेट 1 किलो से बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, मतलब ये पूरे एवरेज का सबसे बेहतरीन सवाल है। इस सवाल में टाइम लगेगा, सिखाने में टाइम लगेगा मुझे, बट मैं इसको सिखा के छोड़ूंगा आपको। ठीक है, इसीलिए पहले जोक किया है मैंने कि आपका दिमाग झेल पाए इसको। If one more student weighing 50 kg is added, then the average weight of the class is increased by 1.5 kg over the original average. What is the original weight of the class? अब इस सवाल में देखो कितने वेरिएबल्स हैं, समझे? पहला इस सवाल में वेरिएबल है कि शुरुआत का एवरेज क्या है, वो पता ही नहीं है। पता है क्या? नहीं पता है। शुरुआत में कितने लोग हैं, ये भी नहीं पता है। ये पता है कि एक 50 किलो वाला आ रहा है तो मेरा औसत 1 से बढ़ रहा है, ये पता है बस। तो अब मैं मान लेता हूं कि शुरू का औसत A है और शुरू का औसत क्या है, N है। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। आप कह रहे हो कि 50 वाला आएगा तो औसत 1 से बढ़ जाएगा। अब मैं कहूंगा 50 वाला, मान लेते हैं ये जो 50, इसको समझना, ये A लेके ही आया होता तो क्या औसत बदलता? नहीं। लेकिन अगर औसत 1 से बढ़ा है तो इसके पास n+1 लोगों के लिए, क्योंकि 1 के आने के बाद n+1 लोग हो गए, इसके पास इतना और है। तो ये जो 50 है जो आया है, फिर से वही लॉजिक लगा रहा हूं जो आपको पढ़ा चुका हूं कि A औसत होता, A लेके आता तो औसत नहीं बदलता। अगर ये 50 लाया और औसत 1 से बढ़ा है तो n+1 लोगों के लिए एक और है इसके पास। क्या ये इक्वेशन समझ में आ रही है? क्या आप ये इक्वेशन लिख पाओगे कि भाई a+n मेरा 49 के बराबर है? पहली इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। यस। दूसरा कह रहा है एक और स्टूडेंट लाएंगे। अच्छा, जब एक और स्टूडेंट ला रहे हो तो हुआ क्या है? आपका औसत क्या हो चुका है? a+1 हो चुका है।
लोग कितने हो चुके हैं, n+1 हो चुके हैं। अब आप करो एक और स्टूडेंट हम 50 का लाएंगे, इससे हमारा औसत 1.5 किलो बढ़ जाएगा ओवर द ओरिजिनल एवरेज। यहां से बात करें तो 0.5 बढ़ रहा है, यहां से बात करें तो 0.5 बढ़ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या ये यहां पर लिखूं कि अगर ये a+1 लेके आता तो औसत नहीं बदलता, लेकिन अब चूंकि मेरे पास n+2 लोग हो गए हैं जिनका औसत 0.5 से बढ़ाना है, तो उसके पास इतना और होना चाहिए, और ये 50 वाला इतना लेके आया होगा, ये 50 इसके बराबर होगा। क्या यहां से ये इक्वेशन आपकी ऐसी हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, इसको 1/2 लिख लो तो ये बनेगा 2a + 2, इसको मैं 1/2 मान रहा हूं तो यहां 100 बन जाएगा, 2a + 2 ये हो गया, और यहां पर ये वैल्यू आपकी हो जाएगी सिंपली n+2। तो ये जो वैल्यू आपकी यहां से बनने वाली है, बहुत ध्यान से देखिएगा इस इक्वेशन को, ये 2a + 2 + 2 4 हो गया, 2a + n = 96, क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो आप, तो यहां से a की वैल्यू निकल जाएगी, घटा लो, 47 आ गया a की वैल्यू, ये आंसर हो गया मेरा। यहां से n की वैल्यू भी निकाली जा सकती है, मैं n की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। अगर a की वैल्यू 47 आ गई तो 47 दूना 94, और 94 और 2 96 हो गया, n की वैल्यू 2 है। कितने लोगों को समझ में आया? अगर आपने डेविएशन सीखा हुआ है तो समझ में आना चाहिए। बस यहाँ वैल्यू थोड़ी चेंज हो गई, मैं फिर से समझाऊं, घबराना नहीं, सुनना, मैंने पूरी बात सुनना, पूरी बात सुनो बेटा, पूरी बात सुनो, ये सब चीजें आती हैं आपको, बस यहाँ पर वेरिएबल है, फिर से समझाता हूं, ध्यान से सुनो बस मेरी बात, कुछ नहीं, चैट नहीं करना है, अभी सुनना है, पूरे ध्यान से सुनो। तुम करो एक आदमी 50 लेके आया, औसत 1 किलो बढ़ गया, ये पहला चीज है, इसको ध्यान सुनना। मैं कह रहा हूं मान लेते हैं मेरा औसत पहले a है और लोग n है, क्योंकि ना तो पहले का औसत पता है ना लोग कितने पता है, मालूम नहीं है ना, तो मैंने कहा मान लेता हूं औसत a है और लोग n है। अब मैं कह रहा हूं कि जो 50 आया है ये किसके बराबर होगा, ये काम कई बार कर चुके हैं हम, कह रहे हैं अगर ये a ही लेके आता तो औसत नहीं बदलता, लेकिन आप कह रहे हो कि ये a औसत नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है औसत 1 से बढ़ा, तो मैं कह रहा हूं इसके आने के बाद जो n लोग थे वो n+1 लोग हो गए, n+1 × 1 और होना चाहिए, a नहीं है, a के औसत को अगर मुझे 1 से बढ़ा देना है तो n+1 × 1 और होना चाहिए, यानी ये वैल्यू a + n+1 50 के बराबर है, यानी पहली इक्वेशन मिल गई मुझे, फर्स्ट इक्वेशन मिल गई मुझे। फिर मैं दूसरी इक्वेशन कैसे लिख रहा हूं, अब मेरा औसत a+1 हो चुका है, 1 से बढ़ चुका है, अब मेरे लोग n+1 हो चुके हैं, सवाल कर रहा है एक और 50 वाला आएगा, और वो जो 50 वाला आएगा उससे औसत ओरिजिनल वैल्यू से 1.5 बढ़ जाएगा। यहां से 1.5 बढ़ने का मतलब है यहां से 0.5 बढ़ना, फिर से ही लॉजिक लगाया मैंने कहा भाई औसत a+1 है, तो ये जो 50 अगला आया ये मान लेते हैं a+1 लेके आया, अगर ये a+1 लेके आता तो औसत नहीं बदलता, क्योंकि औसत a+1 ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन चूंकि औसत 0.5 से बढ़ा है, तो अब चूंकि n+2 लोग हो चुके हैं, n+2 × 0.5 और जोड़ने पर 50 होना चाहिए, इसको मैंने लिखा n+2/2, 0.5 को 1/2 लिखा, 2 से यहां मल्टीप्लाई किया तो ये 2a + 2 हो गया, ये n+2 हो गया, ये 50 दूनी 100 हो गया, तो ये वैल्यू आई आपकी 2a + n, 2a + n, यहां गई आपकी वैल्यू 96। एक तरीका और भी है इस इक्वेशन को लिखने का, दूसरी वाली इक्वेशन को कैसे देखो, ऐसे लिख सकते हो आप इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो, देखिएगा ध्यान से, आप करो दो लोग को ऐसे सोचते हैं कि शुरुआत में मेरे पास a और n है, आप ऐसे सोचो शुरुआत से 2 लोग आए 100 लेके आए, 2 लोग 100 लेके आए, लिख दिया मैंने। अब मैं कह रहा हूं कि दोनों को अगर मैं a के रेस्पेक्ट में देखूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, a के रेस्पेक्ट में देखूं, तो एक बार औसत 1 से बढ़ा है, एक बार औसत शुरुआत से 1.5 से बढ़ा है, तो मैं इस चीज को उस तरीके से भी रिलेट कर सकता हूं कि मैं इसको पहले लिखूं a प्लस, मतलब एक वैल्यू a है आपकी, फिर मैं लिखूं आगे a+1, और फिर मैं आगे लिखूं n+3। बट एनीवे आप इसमें कंफ्यूज मत हो, मतलब इसको डायरेक्ट लिखने की कोशिश करोगे दो का एक साथ तो थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो जाएगा, मैं नहीं चाहता हूं कि वो कंफ्यूजन आप क्रिएट करो, आप सीधे ऐसे लिखो a की वैल्यू 47 आ गई यहां से, और n की वैल्यू 2 आ गई। कितने लोग को समझा? अब ये सवाल ना आप मल्टीपल रिवीजन कर लेना बालक, कुछ लोग करें कैसे आया, देखो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये, मैंने दोनों को घटा दिया, बस इन दोनों को बस घटाया है मैंने, 2a - a कितना हो गया, a 96 - 49 कितना हो गया, 47, बस घटा दिया और आ गया। पूछा क्या था, ओरिजिनल एवरेज 47 निकल गया, कोई और लंबा तरीका नहीं लगाना है आपको, राइट। कुछ लोग कह रहे हैं कॉन्जुगेटिव इवन नंबर का केस होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको कैसे पता कि जो वैल्यू आप ऐड कर रहे हो, भाई 1 से औसत बढ़ने के कई तरीके हो सकते हैं, आपको कैसे पता कि पहले हमारा कॉन्जुगेटिव इवन नंबर है, नहीं, ऐसे नहीं सोचना है। n = 2 कैसे, जब a की वैल्यू 47 आ गई तो रख दो यहाँ, 47 दूना 94, 94 और 2 96, n की वैल्यू 2, मैंने इक्वेशन सॉल्व किया और कुछ नहीं किया, नथिंग एल्स। अब मैं आपको इस सवाल को लॉजिकली कराता हूं, ठीक है, लॉजिकल मतलब समझो ऐसा, केवल ऑप्शन है 50, 49,
48, 47 से 4 ऑप्शन है आपके कि शुरुआत में औसत क्या होगा आपको बताना है। आप मेरे को एक बात बताओ, बहुत ध्यान से सुनना। 50 तुम्हारा औसत है मान लिया, ये इस ऑप्शन को चेक करते हैं। एक और 50 वाला आ जाए, क्या औसत चेंज होगा? नहीं। क्वेश्चन तो कह रहा है 1 से बढ़ जाएगा, गलत हो गया, नहीं हो सकता। आप करो 1 50 आने से औसत 1 से बढ़ जाता है। 50 अगर ऑलरेडी औसत है, 50 आ जाए तो औसत बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा, सवाल ही नहीं उठता बढ़ जाए। और बताओ मुझे, मेरा औसत मान लिया 49 है और मेरे पास एक 50 आ जाए। अगर 49 है और मेरे पास एक 50 आ जाए, आपको पता है आपका औसत 49 से 50 के बीच में होगा कहीं? ये लॉजिक तो पता ही है ना आपको। क्या औसत 1 से बढ़ पाएगा? नहीं, गलत। ये मैटर नहीं करता कितने लोगों का औसत 49 है, मैं मान लेता हूं 49 है, शुरू में जितने भी लोग हैं। अगर आपने एक 50 जोड़ा तो औसत अब 49 से 50 के बीच में हो जाएगा। क्या 1 से बढ़ पाया? नहीं, तो ये गलत है, औसत तो 1 से बढ़ना चाहिए। अब आओ 48 पे, ये 48 है, आपने कहा मान लिया 50 आ गए। औसत अगर मुझे 1 से बढ़ाना है तो इसका औसत सिर्फ 49 हो सकता है, ये संभावना है। लेकिन ये तब हो पाएगा जब यहां भी एक ही आदमी हो और जो आ रहा है वो भी एक आदमी हो। ये 1:1 बनेगा, तब औसत 49 बनेगा, क्योंकि 49 एग्जैक्टली बीच का नंबर है 48 और 50 का। जैसे मैं कहूं मेरे पास 48 है, वही नेक्स्ट इवन नंबर आ जाए, 48 एक अकेला नंबर हो और नेक्स्ट इवन नंबर आ जाए तो मेरा औसत 49 हो जाएगा। तो आप कहोगे अगर पहले भी एक संख्या हो जिसका औसत 48 हो और एक संख्या और आ जाए जिसका औसत 50 हो, तो इनका औसत 49 हो सकता है। लेकिन हमें अगली कंडीशन भी तो चेक करना पड़ेगा। इनका औसत 49 हो गया, 2 लोग हो गए। अब देखो तुम अगला 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 खेल देखो। एक और ला रहे हो तुम, और तुम जब एक और ला रहे हो तो वो एक 50 का ला रहे हो, और तुम कह रहे हो औसत क्या हो जाएगा? 49.5 हो जाएगा। ये गलत हो गया। 49 और 50 का औसत 49.5 तब बनेगा जब ये दोनों बराबर क्वांटिटीज हो, एग्जैक्टली बीच में तब आएगा। ये भी गलत हो गया। 3 गलत हो गए तो चौथा अपने आप सही हो जाता है। तो डी सही है। एक तरीका ये है, बेसिक लॉजिक है। ये ऑप्शन एलिमिनेशन मुश्किल नहीं है। अगर आपको क्लैरिटी है औसत की, जो क्लैरिटी लोगों के पास होती नहीं है, वो फंस जाते हैं। अगर आपके पास क्लैरिटी है तो ये ऑप्शन मुश्किल नहीं है एलिमिनेट करना। 50 ऐसे ही हो गया, 49 ऐसे ही हो गया, 48 में थोड़ा करके। अम्बेश जी कह रहे हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि समझ नहीं आ रहा है। तो अम्बेश जी आप ये कह रहे हो कुल मिला के कि आप बेवकूफ हो कि आप ये सवाल पढ़ा रहे हो, एग्जाम में तो आना नहीं है, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा है तो सवाल की हिम्मत कैसे एक एग्जाम में आ जाएगा? बेटा यही फर्क होता है सेलेक्ट होने वाले में और ना सेलेक्ट होने वाले में। एटीट्यूड का ही फर्क होता है और कुछ नहीं होता है। वो लड़का दम लगा के इसको सीखता है, और एक होता है तो आएगा नहीं क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो मतलब लॉजिक देखो कैसी बातें कर रहे हो आप खुद से सवाल पूछो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो ये कैसे एग्जाम में आएगा? बेटा यहाँ लॉजिक बिल्ड कर रहा हूं, बात ये नहीं कि ये सवाल आएगा कि नहीं आएगा। अगर तुम इस चीज को समझ नहीं पा रहे हो तो तुम समझना चाहते ही नहीं, और कोई तरीका नहीं है बस। और मैं बेवकूफ नहीं हो सकता हूं कि मैं इतना टाइम दे रहा हूं सवाल पे जिसका कोई फायदा ही ना हो। rather than asking the doubt कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, सर बता दो, नहीं ये नहीं आया, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। इतना एटीट्यूड भी जीवन में मत रखो कि नुकसान कर जाए। अच्छी बात है एटीट्यूड, बट ऐसा मत रखो। मास्टर से मोहब्बत हुई नहीं तुमको, तभी अपना ज्ञान बीच बीच में घुसा रहे हो। हाँ जी, मैंने ये कैसे एलिमिनेट किया समझाता हूं। आपको पता है, मान लेते हैं शुरू का औसत 48 है। अगर शुरू का औसत 48 है और मैंने कहा एक 50 आया और मेरा औसत 1 से बढ़ गया, यानी 49 हो गया। अब 48 अगर है और आप बताओ 50 आया, 2 का गैप है। 2 के गैप पे औसत 1 से तभी बढ़ सकता है जब दोनों कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स हैं, क्वांटिटी बराबर होगी, 1:1 होगा, तभी ऐसा हो सकता है। ये एक ऑड नंबर इवन नंबर हो और अगला इवन नंबर जोड़ दो, औसत 1 से बढ़ जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि ये बात ठीक है, 1:1 बना दो तो ये पहली कंडीशन सही हो जाएगी। लेकिन जब हमने कहा कि 2 लोग हो गए, अब इसका मतलब, और 2 लोगों का औसत 49 हो चुका है, अब मैंने कहा एक और आ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है वो 50 लेके आ रहा है, ये भी बोल रहा है। अब कह रहा है औसत 1.5 से बढ़ जाएगा ओरिजिनल वैल्यू से। ओरिजिनल औसत 48 था, 1.5 बढ़ गया 49 हो गया, बट ये होना ही नहीं है। अगर 2:1 आपका है, आप देख लो 49.5 के रेस्पेक्ट में डेविएशन देख लो, यहां -0.5 है, करके देख लो आप। -0.5 इंटू 2 -1 है, 1 इंटू 0.5 0.5, नेशन 0 बनेगा ही नहीं। 49 और 50 का औसत 49.5 तभी होगा एग्जैक्टली बीच में जब दोनों 1:1 में बराबर क्वांटिटीज हो, ना नहीं बनेगा। ये बात नोट कर लो आप कि अगर मेरे पास 2 ग्रुप्स हैं और 2 ग्रुप्स का औसत एग्जैक्टली बीच में है, ये तभी हो सकता है जब दोनों की क्वांटिटीज बराबर होना, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा। एंड देयरफॉर यहां पर 49.5, अगले स्टेप में आप बोलोगे कि ये 50 के आने से 50 हो जाना चाहिए। आप बताओ मुझे, कुछ लोग 49 लेके बैठे हैं, तुम 50 लेके आओगे, औसत कभी 50 होगा? नहीं, इस लॉजिक से रिजेक्ट कर दो, औसत 1 से नहीं बढ़ पाएगा। 49 और 50 का औसत 49 और 50 के बीच में कहीं होगा। ये 2 क्वांटिटी हो, ये 1 क्वांटिटी हो, ये 3 हो, ये 2, फर्क नहीं पड़ता। 1 से आप बढ़ाने की संभावना नहीं 50 लाख, इसलिए ये भी गलत है, इसलिए सही है। अब घर जाके इसको तुम थोड़ा वेरीफाई करना, समझ में आ जाएगा तुमको। एक ही बचा तो वही सही होगा, बट स्टिल यू कैन वेरीफाई इट होम, और आप अपना डेविएशन थोड़ा पक्का कर लो, इसलिए मौका दे रहा हूं तुम्हें। आज सवाल अच्छे हैं,
सवाल अच्छे हैं आज, क्योंकि आपको एवरेज में थोड़ा ऊपर उठाना है मुझे आज। 5 दिन का गैप इसीलिए दिया था मैंने। 47 को वेरीफाई करना, एक बार नहीं होगा तो कल करवा दूंगा, आज नहीं करवाऊंगा। थोड़ा कोशिश आप भी करो। 3 तक करके दिखा दिया क्यों गलत है, चौथा आप वेरीफाई करना, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा कल। एवरेज वेट कुछ स्टूडेंट्स का क्लास में दिया हुआ है, 5 स्टूडेंट जिनका एवरेज ये है, इन्होंने ज्वाइन किया है, एवरेज इतने से बढ़ गया। आप बताओ, कुछ पूछ रहा है, चलो बताओ इसका वैल्यू बताओ, क्विक प्लीज। ओके, क्लियर है? कुछ लोगों ने लगा लिया? टन टनाटन। चलो, एवरेज वेट कुछ स्टूडेंट्स का क्लास में 45.5 किलो है, 5 स्टूडेंट जिनका एवरेज वेट 60 किलो है, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब देखो यहाँ पर एक चीज देखो, कुछ बच्चे हैं पता नहीं, ये 5 है ये पता है, ये कितने हैं मालूम नहीं, एक्स होंगे। अब तुम इसको 5 मत लिखना, तुम इसको 1 लिखना। भाई 1 का और इसका रेशियो निकाल लेते हैं, फिर 5 करके निकाल लेंगे। भाई 1 अगर 5 है तो इसको 5 गुना करके निकल जाएगा हमारी वैल्यू। तो इसको पहले 1 मान लो, और इसको जो भी लिखना है लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, डैश लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कह रहे हो कि भाई इनका औसत मेरा 45.5 का है, 55.5 लिख दो। ये 60 लेके आया, 60 लेके आया, और औसत हमारा 0.5 से बढ़ गया सभी का। आप ये कहना, ध्यान से सुनना, मेरी बात समझना, आप कहोगे अगर ये 45.5 ही लेके आता तो क्या औसत बदलता? नहीं बदलता, चेंज ही नहीं होता औसत। ठीक है, क्या ऑडियो नहीं आ रहा है? ऐसा मत बोलो, ऐसा ना बोलो। हेलो हेलो, आ तो रहा है ऑडियो, आ तो रहा है। कुछ लोग मजे लेने आ जाते हैं बीच में ठीक है कि आप बोलो ऑडियो नहीं आ रहा, सर देख लेंगे। मैंने बोला ये भाई साहब अगर 45.5 लेके आते तो ऐसा बदलता नहीं, और आपने कहा ऐसा है नहीं सर, ये 14.5 ज्यादा लेके आया है। अच्छा, अब ये 14.5 अगर ज्यादा लेकर आया, तो आप मेरे को ये बताओ, अगर ये 0.5 से औसत बढ़ा रहा है तो कितने लोगों का 0.5 बढ़ा सकता है ये? आपको 29 लोगों का, 29 लोगों का औसत 0.5 से बढ़ा सकता है। इसका मतलब ये 28 है, तभी 28 और 29 है। कैसे लॉजिक लगाते हैं? यही तो करते हैं हर बार। हम कहते हैं भाई इतना ही लेके आते तो इतना और चाहिए। अब उल्टा बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं 60 है इनके पास, अगर ये 45.5 ही लेके आते तो औसत बदलता ही नहीं, 45.5 ही रहता। बट हम कह रहे हैं कितना एक्स्ट्रा इनके पास, 14.5 और है इनके पास। वो सबका औसत कितने से बढ़ा रहा है? 0.5 से, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैंने कहा कितने लोगों का 0.5 बढ़ा सकता है ये? आपने कहा 29 लोगों का, 29 यूनिट्स का। एक ऑलरेडी है, 28 यहाँ ले लो। एक कैसे बेटा? देखो मैंने कहा तुम 5 लोगे तो 140 आ जाएगा, तुम रेशियो लो ना। मैंने क्या पढ़ाया तुमको? मैंने पढ़ाया कि 3 दिया हो तो एक रेशियो 1 मान लो। एवरेज हमेशा रेशियोज पे काम करता है, वेट रेशियो। तो मैंने कहा ये 5 है, ये एक्स है, एक्स पता नहीं है, मैं इसको 1 रेशियो समथिंग मान लेता हूँ। निकाल लेंगे ना कि 1 अगर 5 है तो एक्स कितना होगा। जैसे 28 आ गया, अब तुम कहोगे एक हमारा 5 है तो 28 कितना होगा? 28 इंटू 5 140 आ गया। आपको ट्रेडिशनली करना है तो मैं सॉल्व ट्रेडिशनली भी करा सकता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं। कैसे? देखो, एक्स 5 लिखूंगा, यहां लिखूंगा 45.5, यहां लिखूंगा 60, फिर मैं कहूंगा ये वैल्यू हो गई 40.5 इंटू एक्स प्लस 60 इंटू 5 बटे एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू कितना औसत है? 0.5 से बढ़ गया 46। ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसको। फिर मैं लिखूंगा 46x प्लस 46 इंटू 5 230। लो, खुश? या तो आप इसको ऐसे करो, या जैसे मैंने बताया वैसे करो। ये क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया। मैंने कहा ये x है, ये 5 है, ये 5 है, x था, x का औसत दिया हुआ है, 5 का औसत दिया हुआ है, नेट औसत 0.5 से बढ़ गया तो 46 हो गया, कर दिया मैंने। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं खेल खेल रहा हूँ यहाँ तो डिवीजन का। मैं कह रहा हूँ ये इतना लेके आता तो औसत नहीं बदलता, लेकिन ये 14.5 ज्यादा लेके आया इससे, तो ये सरप्लस हो गया। अब ये सरप्लस कितने लोगों में बांट देंगे? हमने इसको 1 मान लिया, इसको 1 रेशियो समथिंग मान लिया, 1 रेशियो n मान लिया, तो ये n+1 लोग हो गए एक तरह से। तो हम कह रहे हैं 0.5 बढ़ना है तो 0.5 कितने लोगों का बढ़ सकता है? आपने कहा 29 लोगों का, एक ही है तो ये 28 होगा। अब एक अगर 5 है तो 28 140 है, रिलेटिवली इजियर। रेशियो में नहीं लेते तो क्या होता? तो नहीं लो भैया, हम कहां कह रहे हैं कि कुछ होता। कैलकुलेशन ज्यादा होती है। आप कहते 14.5 को 5 से गुणा करोगे, आप मत लो रेशियो।
मतलब देखो, तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है कि हमने क्यों 1 लेके बेईमानी करी, मतलब सब कैलकुलेशन बचाने के लिए कर रहा हूं, आपको नहीं करना है मत करिए। देखो 60 है, इसके रेस्पेक्ट में कितना है, 14.5 है, इसको इससे गुणा करना पड़ता तुमको, 14.5 इंटू 5 बटे 0.5 करना पड़ता। ये वैल्यू कितनी आती, 145। आपका जब 5 ही है तो 140 हो गया। आप क्यों ये बात नहीं समझ रहे हो कि रेशियो में हमेशा, एवरेज में हमें रेशियो से काम बन जाता है हमारा, क्लियर है कि नहीं? यस, रेशियो से काम बन जाता है हमारा। हमें कभी भी अगर मान लिया ये वैल्यू दी हो कि ये 5 है और ये 140 है, आप खुद बताओ, अभी मैं सवाल को ऐसे दे देता कि ये 5 है और 140 है, और मैं बोलता कि ये 60 का औसत लेके बैठा है, ये 45.5 का औसत लेके बैठा है, बताओ ओवरऑल एवरेज क्या होगा? मान लिया मैं पूछ लेता आपसे, तो आप कैसे सवाल को करते? 5 और 28 करके करते कि नहीं करते वेट रेशियो? मैंने यही काम ऐसे ही कर दिया कि मैंने इसको 1 मान लिया, इसको कुछ मान लिया, फिर मैं कह रहा हूं चूंकि एक 5 है तो x कितना निकाल लेंगे ना, एक बात, इसी को कहते हैं क्लियर अंडरस्टैंडिंग, क्लियर अंडरस्टैंडिंग। हाँ जी, जो मैं फॉरवर्ड कर पा रहे हो काम बैकवर्ड भी तो करो, क्लियर कि नहीं? यस, तो आज इतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, घबराए ना, ठीक है, ताकि आप एक बार फिर से इसको देख लें जो चीजें हैं। और एक लड़का कह रहा है कि कितना लड़के, ठीक है, ये अच्छा लगा, इसका अपने डाउट को इरेलेवेंट बोल रहा है। अच्छा, काव्या जी बोल रही हैं इरेलेवेंट डाउट है, बट सर एक बार आप स्पेशल क्लास में डिजिटल सम और कैलकुलेशन की कुछ क्लासेस लगा दीजिए, अभी कंटिन्यू एग्जाम है इसलिए रिकॉर्डेड देखना, सोचते हैं इसके बारे में, ठीक है, सोचते हैं मैम, ओके। और चलो एक सवाल और, एक खिलाड़ी ने अपनी 41वीं पारी में 260 रन बनाए और उसका औसत 5 रन बढ़ गया, तो 41वीं पारी से पहले खिलाड़ी का औसत क्या है? ठीक है, अच्छा है सवाल। एक बात बताओ, 260 रन इसने बनाए, औसत 5 रन से बढ़ गया, 41वीं इनिंग में 5 रन से औसत इसका बढ़ रहा है, तो 41वें इनिंग का औसत 5 से बढ़ाने के लिए कितने रनों की आवश्यकता है? 205। मतलब मैं मान लेता हूं पहले औसत मेरा x है, पहले औसत x है, अगर उसने 41वीं इनिंग में x ही बनाए होते तो औसत नहीं बदलता, लेकिन औसत 5 से बढ़ा है, कितनी पारियों का? 41 पारी का, तो 41 इंटू 205 इसके पास और होना चाहिए। भाई x लेके आगे बैठ जाता तो औसत बढ़ता ही नहीं। अब 41 पारियां हो गई तो 41 इंटू 5 अगर और हो इसके पास तो सबका औसत 5 से बढ़ जाएगा। ये जो वैल्यू है, ये रन कितने हैं? 260 के बराबर है, जो रन कुल बना रहा है वो रन इसके बराबर कर दो, यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी आपकी, 55 आ गई। जो शुरुआत में उसका औसत था वो 55 था, 55। आप चाहो तो इसको वापस वेरीफाई करके देख सकते हो, किसी का औसत 55 है, मान लिया कोई 55 आके लेके बैठ जाए, यहां से 260 55 लेके बैठ जाए तो औसत नहीं बदलेगा, लेकिन इसके बाद 205 और बच गया, 41 पारी का 5 से बढ़ा देगा औसत, सब खुद से वेरीफाई कर सकते हो आप, 5 से बढ़ जाएगा औसत, ठीक है। ऑलराइट बेटा, तो एक बार चीजें फिर से कर लेना। आज मैं यहीं छोड़ देता हूं, आज क्लास इन्होंने गलती से शेड्यूल नहीं करी है 1 घंटे 45 मिनट की, एक 30 ही करी है, कल देख लेंगे, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लो आप चीजों को अच्छे से, कल डिटेल में इसको देख लेंगे। हाँ चलो, अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ठीक से रिवीजन करना, अब क्लासेस लगातार होंगी इसलिए कोई भी गैप नहीं देना है आपको, अच्छे से पढ़ाई करो मेरे साथ, ठीक है, चलिए।